गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, 4 मिनट लेट हुआ, 5 मिनट। सो गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, वालेकुम अस्सलाम, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। लगभग हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। तो अगेन गुड आफ्टरनून फॉर ऑल। हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग समुद्र सीमा को देख रहे हैं पिछले 2 क्लास से। वहां क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं वो हम लोगों ने देखा। 2008 का जो आतंकी हमला है वो हमारे समुद्र के तटीय क्षेत्र में आतंकी घुसपैठ की समस्या के बारे में हमें डराया है। उसके पहले हमारे लिए तटीय सुरक्षा चुनौतियों में आतंकवाद के घुसपैठ की चुनौती नहीं थी, लेकिन 2008 का मुंबई आतंकी हमला, जहां कसाब एंड टीम समुद्री रास्ते से भारत में आए, तो आज पहले नंबर पे हम लोग लिखते हैं आतंकियों के घुसपैठ की समस्या। दूसरी हम लोगों ने देखा दूसरे नंबर पर जो मछुआरों के नाव है, भारत के लाइसेंस वाले नाव, उसको पाकिस्तान के लोगों द्वारा पकड़ना, आतंकियों द्वारा पकड़ना और उसका मिसयूज, तस्करी करने में आदि आदि। चौथा, लक्षद्वीप में जो मानव रहित द्वीप है, वहां पर इन तस्करों का, आतंकियों का सेंटर और आगमन बिंदु के रूप में प्रयोग। चौथा, अंडमान निकोबार द्वीप पे अवैध घुसपैठ की समस्या। पांचवा, समुद्री लूट की समस्या। और छठा में हम लोग आए थे हिंद महासागर में जो विश्व की शक्तियां एकत्रित हो रही है उसकी समस्या। और विश्व की शक्तियां एकत्रित हो रही है में सबसे बड़ी समस्या जो हाल के दिनों में हमारे लिए है वो है चीन की उपस्थिति। और फिर हम लोगों ने चीन की उपस्थिति पर डिटेल पढ़ा और हम लोगों ने देखने का प्रयास किया कि हाल के वर्षों में कैसे चीन गिद्ध दृष्टि से दक्षिण हिंद महासागर पर नजर डाले हुए है। हिंद महासागर में विद्यमान जो समुद्री संसाधन है उस पर नजर डाले हुए है और उन्हीं संसाधनों के दोहन के क्रम में वो कहीं ना कहीं इस हिंद महासागर पर अपने वर्चस्व को स्थापित करने में लगा हुआ है, जैसे दक्षिण चीन सागर पर उसने अपने वर्चस्व को स्थापित किया। कहा जाता है, भूगोल बताता है कि पूरे पृथ्वी का जो जलीय क्षेत्र है उसका 30% हिंद महासागर है। 30% हिंद महासागर है और इस हिंद महासागर क्षेत्र में लगभग 30 बिलियन लोग निवास करते हैं। 3 बिलियन, सॉरी 3 अरब लोग निवास करते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी आबादी हिंद महासागरीय क्षेत्र में है। जलीय क्षेत्र का एक तीसरा विश्व का, पृथ्वी का सबसे बड़ा जलीय क्षेत्र है ये। और कहा जाता है कि जिसका हिंद महासागर पर कब्जा होगा, जो हिंद महासागर का राजा होगा, वो विश्व के राजाओं में गिना जाएगा। आपके यहां विगत 15-20 वर्षों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है बच्चा, कोचिंग में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। आपका जहां दुकान है वहां मॉल खुल गए हैं, तो दुकानदारों के लिए जीवन मरण का सवाल है, कंपटीशन बढ़ा है। इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी में कंपटीशन बढ़ा है, हर जगह प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, हर जगह लोग बहुत कुछ पाने में लगे हुए हैं। ये चीजें आपके घर, आपके शहर, आपके देश में ही नहीं है, पूरे विश्व में होड़ मची हुई है। विश्व के देशों में विकास करने की, प्रगति करने की, आर्थिक रूप से समृद्ध होने की, और जहां जहां भी रिसोर्सेज है उसका दोहन करके आर्थिक रूप से समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हर रिसोर्स पर नियंत्रण प्राप्त करने की एक दौर हुआ करता था जब अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगालीज, ये सभी के सभी लोग, पुर्तगीज, सभी के सभी लोग विश्व में अपने उपनिवेश, कॉलोनी स्थापित करने में लगे हुए थे, अपना साम्राज्यवाद स्थापित करने में लगे हुए थे।
आज नए रूप में इन सब चीजों को दोहराया जा रहा है और उसका रिजल्ट आपके हिंद महासागर में दिखाई दे रहा है। इसलिए हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति पहले इतनी नहीं थी, आज बढ़ी है। और हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति से पहले हम भयभीत नहीं थे, बट इधर जितनी तेजी से बढ़ रही है ये हमारे लिए सुरक्षा चुनौती है। किस किस तरह की है और कैसे चीन स्ट्रिंग ऑफ पल्स के रूप में हमारी घेराबंदी करके यहां अपने वर्चस्व को स्थापित कर रहा है। हिंद महासागर में अलग अलग देशों के साथ अपना संबंध स्थापित करके उनको ग्रिप में लेकर और वहां पर नेवल बेस बनाने का प्रयास कर रहा है। कैसे हिंद महासागर में चीन की सैन्य गतिविधियों में वृद्धि हुई है और ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए सुरक्षा चुनौती है। इस पर हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके और फिर हम लोग आए थे इन सुरक्षा चुनौतियों का प्रबंधन हमारा भारत, हमारा देश कैसे कर, और प्रबंधन की प्रक्रिया में जब हम लोग आगे बढ़े, प्रबंधन को समझने का प्रयास किए, तो हम लोगों ने कल के क्लास में हमारे समुद्री तट का त्रिस्तरीय प्रबंधन व्यवस्था को हम लोगों ने देखा कि कैसे तट से 12 समुद्री मील तक की जिम्मेवारी, सुरक्षा की जिम्मेवारी, पेट्रोलिंग की जिम्मेवारी, देखभाल की जिम्मेवारी हमारे तटीय पुलिस को है। 12 समुद्री मील से 200 समुद्री मील तक के बीच का गैप पूरे चारों तरफ हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड को है। इसमें लगभग 1 लाख सैनिक तैनात है, कोस्ट गार्ड तैनात है। 1 लाख नहीं, सॉरी, लगभग 10,500 कोस्ट गार्ड है हमारे यहां। और फिर जो 200 समुद्री मील के बाहर का इलाका, वहां पर पूरा घेराबंदी करके बाहर से वहां गलत तरीके से आने वाले लोगों को रोकने और हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 समुद्री मील तक का है, वहां तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना को दी गई है, नेवी को दी गई है। इसमें लगभग 1 लाख हमारे नौसैनिक हैं जो हमारे सुरक्षा प्रबंधन में लगे हुए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में होड़ मची है। खास करके चीन की गतिविधियों को देखते हुए हम भी अपनी सैन्य क्षमता को यहां बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस क्रम में हम लोगों ने देखा कल के क्लास में कि कैसे विभिन्न पनडुब्बियों के माध्यम से, ढेर सारी पनडुब्बियों का विकास करके, स्वदेशी पनडुब्बियों का विकास करके, परमाणु मारक क्षमता वाली पनडुब्बियों का, परमाणु मिसाइल दागने वाली पनडुब्बियों का विकास करके, ढेर सारे नए नए युद्धपोतों का विकास करके, कुछ इंपोर्ट करके हम अपनी समुद्र सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं, ताकि हिंद महासागर में हमारे वर्चस्व में कोई कमी नहीं रहे, या हिंद महासागर में चीन अपने वर्चस्व को बढ़ाने का जो प्रयास कर रहा है उसमें वो बहुत सफल ना हो। ये हम लोगों ने कल देखा, कल के क्लास में देखा। हम लोग इसी तटीय सीमा सुरक्षा प्रबंधन के पाठ के रूप में एक पाठ लेकर के आगे बढ़े हैं बच्चा, और वो है भारत की तटीय सीमा सुरक्षा प्रबंधन में समुद्री सीमा सुरक्षा प्रबंधन। अगर आपको याद होगा तो कल का क्लास जो हमारा है वो समुद्री सीमा प्रबंधन, तटीय सीमा प्रबंधन में समुद्री लुटेरों से सुरक्षा प्रबंधन के पहले तक का है। आज से जो हम क्लास करेंगे वो तटीय सुरक्षा प्रबंधन में इन सभी पक्षों को हम लोगों ने देख लिया था। भौतिक प्रबंधन, फिर हमने ढेर सारे युद्धपोत और पनडुब्बियों की तैनाती देख ली थी, और फिर हम लोग यहां आकर रुक गए थे। और मेरे ख्याल से यहीं से हम लोगों को आगे बढ़ना था। एक बार बच्चे बताएंगे कि मैं सही हूं या गलत हूं। एक बार चैट बॉक्स पे आप लिखें, एक बार चैट बॉक्स पे आप लिखें। अगर सही है तो आर लिख दें या यस लिख दें, मैं समझ जाऊंगा। यहीं से हम लोगों को आगे बढ़ना है। इसके पीछे तक महेंद्रगिरी का जलावतरण 1 सितंबर 2023 को हम लोगों ने करा लिया था, एक नया युद्धपोत के रूप में, और फिर हम लोग समुद्री लुटेरों से सुरक्षा प्रबंधन की दिशा में हम लोग आगे बढ़े थे। मैं सही हूं? राइट? यस 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 यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अपने सुरक्षा चुनौतियों में 5 नंबर चुनौती पे क्या लिखा था, खास करके लक्षद्वीप का इलाका मैंने आपको दिखाया था मेनली, और लक्षद्वीप से लेकर के अदन की खाड़ी तक के इलाके में
जो इलाका हमारे समुद्री व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है बच्चा। मलक्का स्टेट से जो माल आता है, व्यापारी जहाज आता है, और वो अदन की खाड़ी से होते हुए, रेड सी से होते हुए वो निकल जाता है स्वेज नहर से होते हुए भूमध्य सागर में, और वहां से फिर बाकी उधर के देशों को माल जहाज से पहुंचाया जाता है। अदन की खाड़ी के पास समुद्री लुटेरा, खास करके सोमालिया के समुद्री लुटेरे और उनके द्वारा हमारे इस व्यापारिक जहाजों की लूट एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, बनी रही है, और हाल के वर्षों में समस्या लगातार विद्यमान है, बनी हुई है। हालांकि एक समस्या और नई आई है बच्चा। हो सकता है कि यूपीएससी इसको क्वेश्चन के रूप में पकड़े, लेकिन इसको जब क्वेश्चन के रूप में पकड़ेगा निश्चित रूप से तो ये दोनों को आईआर के साथ जोड़ करके पकड़ेगा, क्योंकि उसी रेड सी में जब आप अदन की खाड़ी से स्वेज नहर वाले गली में घुसते हो, मैंने आपको दिखाया है जहां चीन ने अपना जिबूती, जहां बंदरगाह सैन्य बेस बनाया है, जिबूती से जब अंदर की तरफ आप बढ़ते हो सूडान, तब बगल में ढेर सारे तट है। आप यमन पकड़ करके आप उस रेड सी के अंदर घुसते हो अदन की खाड़ी से, तो थोड़ा आगे जाते हो रेड सी कहलाता है। और वहां पर रेड सी में जो यमन में किधर के वाले यमन में दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र का यमन, अगर आप दिमाग में मैप है तो यमन के उत्तर में क्या है? सऊदी अरबिया। यमन के नीचे में क्या है? अदन की खाड़ी दक्षिण में। यमन के ईस्ट में क्या है? तो वही अरब सागर आपका समुद्र है। यमन के दक्षिण में समुद्र है, और यमन के दक्षिण पश्चिम में वही स्वेज नहर वाली जा रही है रेड सी। नीचे में समुद्री लुटेरों की समस्या, और वहां पर यमन के जो हुती विद्रोही है उन व्यापारिक जहाजों को टारगेट करके लगातार बमबारी कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनका जो टारगेट है वो पोलराइज है, और वो जो टारगेट है उसके मूल में कहीं ना कहीं इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी में किया जा रहा हमला है। इसलिए जो भी हमास के समर्थन में है आज के डेट में मानसिक रूप से, भले वो हिजबुल्लाह ही क्यों ना हो, सिया संगठन ही क्यों ना हो, क्योंकि सिया संगठन हिजबुल्लाह भी है और सिया संगठन हुत्ती भी है, और हमास जो है वो सुन्नियों का संगठन है। एक लंबे समय से पश्चिम एशिया में सिया और सुन्नी के बीच संघर्ष में ये दोनों संगठन एक दूसरे के विरोधी रहे हैं बच्चा, लेकिन यहां पर सब एकजुट आज के डेट में नजर आ रहे हैं, और सब मिलकर इजराइल और इजराइल समर्थकों पर हमला कर रहे हैं। खास करके हुती हाल के दिनों में कई अमेरिका के जहाजों पर, ब्रिटेन के जहाजों पर, फ्रांसीसी जहाजों पर, व्यापारिक जहाजों पर हमले किए हैं। उनके जहाजों को उड़ा दिया गया है। एक नई समस्या इस समुद्री क्षेत्र में आई हुई है। मैं इस समस्या को बस केवल हल्का सा टच कर दिया। हमारे लिए एक लंबे समय से तटस्थ रूप से जो समस्या रही है वो समुद्री लूट की समस्या रही है। वहां पर कोई गुटबंदी नहीं कि किस देश के जहाज को लूटेंगे किसको नहीं। ये विशुद्ध लुटेरे हैं, ये व्यापारिक जहाज को लूटते हैं और उनसे पैसा लेते हैं और तब छोड़ते हैं। और इस समस्या से निपटने के लिए भारत ने भी काफी हद तक प्रयास किया है, क्योंकि हिंद महासागर में हम हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है इस इलाके की पहरेदारी करें और समुद्री लूट से जहाजों की रक्षा करें। इस सुरक्षा प्रबंधन के तहत शुरू में आईएनएस तलवार की हम लोगों ने तैनाती करी। शुरू में बच्चा आईएनएस तलवार की हम लोगों ने तैनाती करी। यहां हमारा एक युद्धपोत होना चाहिए। ये युद्धपोत रहेगा तो ये क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। आज की डेट में 10 युद्धपोत हम लोगों ने तैयार किया और 3, 4, 5 लाइन में है, यानी मान के चलो कि 15 युद्धपोत हमारे इस क्षेत्र में आ जाएंगे। पर शुरू में जब हम लोग इसके सुरक्षा प्रबंधन में लगे तो आईएनएस तलवार को हम लोगों ने इसी काम के लिए अलॉट किया कि आप जाइए और समुद्री लुटेरों से उस इलाके की सुरक्षा कीजिए। बड़ा क्लियर है, ये सारे के सारे युद्धपोतों का जो क्षेत्र है वो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। हमारे तट से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र तो वहां रहती ही रहती है, बट उस इलाके में भी आगे बढ़कर के समुद्री लूट से व्यापारिक जहाजों को बचाने का प्रयास करती है। इसके बाद हम लोगों ने एक ऑपरेशन ओशन शील्ड चलाया गया था नाटो के नेतृत्व में। चूंकि नाटो देश जो हैं उनके जहाज भी इस रास्ते से आते जाते रहे हैं। कहा जाता है कि
अरब कंट्री से आने वाला 90% जो तेल का व्यापार होता है वो इसी सब रास्ते से होता है, अरब सागर से होता है। ये अरब सागर व्यापार के मामले में इतना महत्वपूर्ण है और उसमें से मैक्सिमम अदन की खाड़ी वाले रास्ते से होता है। तो समुद्री लूट उस इलाके का एक बहुत बड़ी समस्या है और इस लूट से बचाने के लिए हम लोगों ने, नाटो ने एक अभियान चलाया था, ऑपरेशन ओशन शील्ड। नाटो के साथ मिलकर के भारत की नौसेना ने इसका संचालन किया था और यूरोप के सारी नौसेना के युद्धपोत यहां आए थे और उनके साथ मिलकर के समुद्री लूट का के विरुद्ध, लुटेरों के विरुद्ध एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। एक दूसरा प्रयास है हमारे द्वारा, अकेले नहीं, उनके साथ मिलकर के। एक तीसरा प्रयास की चर्चा हम कर सकते हैं दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने खास करके समुद्री लूट की समस्या से निपटने के लिए एक प्रॉपर कानून बनाया, एक एक्ट बनाया, इट्स कॉल्ड द मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022। भारतीय युद्धपोतों को समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है यह कानून अधिनियम। इस कानून में प्रोविजन है कि अगर समुद्री डकैती करते हो, समुद्री डकैतों का सहयोग करते हो, कहीं से किसी भी रूप में उनके अगर साथ हो, तो 12 साल तक की सजा आपको दी जा सकती है। ये कानून समुद्री लूट को रोकने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है और यह कानून अन्य कई प्रावधानों के माध्यम से जो हमारी नौसेना है उसको इंपावर्ड करता है। ये भी एक प्रयास है समुद्री लूट के रोकने के लिए, समुद्री लुटेरों से सुरक्षा प्रबंधन के लिए। इसके बाद एक नया हाल में हमारे सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, दिसंबर 2023 में एक संयुक्त समुद्री बल है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है। बच्चा, ये पहले से बना हुआ फोर्स है। इसमें 38 सदस्य थे। अमेरिका चाहता था कि भारत भी इसका सदस्य बने। ये फोर्स है, एक तरह से कह सकते हो इंटरनेशनल फोर्स है, 38 देशों का फोर्स है और ये समुद्र में होने वाले किसी भी इस तरह के आक्रमण, इस तरह की गलतियों को मिल करके उसका मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। दिसंबर 2023 में भारत भी इसका मेंबर बना और इसके साथ इस फोर्स का मुख्यालय बहरीन में है और बहरीन देख रहे हो, ईरान चाबहार से अंदर घुसेगी तो बहरीन मिलेगा। इसका मुख्यालय बहरीन में है और विशेष रूप से ये फोर्स इसी समुद्री लूट को रोकने के लिए काम करता है। यह भी एक प्रयास है। इसके बाद जनवरी 2024 तक आते आते इस समुद्री लूट की समस्या को निपटने के लिए हमारी सरकार ने काफी एक्टिवली प्रयास किया है। भारत सरकार ने समुद्री डकैतों से बचाने के लिए हमारी नौसेना ने अरब सागर में और अदन की खाड़ी में लगभग 10 युद्धपोत को तैनात किया। इनमें आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस तरकस, आईएनएस तलवार को सबसे पहले भेजा गया था। ये सभी शामिल है और ये सब के सब अरब सागर और अदन की खाड़ी में टहलते रहते हैं और जहां पर भी समुद्री लूट होती है, जिस जहाज को लूटा जाता है, रेस्क्यू करते हैं, उस जहाज से को लुटेरों से बचाने का काम करते हैं। ये समुद्री लूट पर अगर फोकस्ड होकर प्रश्न पूछा जाए, मैं इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं क्योंकि अलग से सवाल पूछा गया और इस तरह से हमारी उपस्थिति ने कई रूपों में मदद भी की है। 5 जनवरी लेटेस्ट कुछ घटनाओं को मैं एग्जाम्पल के तौर पे पेश कर सकता हूं। 5 जनवरी 2024 को आईएनएस चेन्नई ने, भारतीय नौसेना ने मार्कोस कमांडो, इसके लिए जो स्पेशल ट्रेन्ड कमांडो है, एक बड़े ऑपरेशन के द्वारा सोमालिया के पास समुद्री लुटेरों द्वारा हाईजैक किए गए जहाज एमवी लीला नॉरफोक पर सवार 15 भारतीय सहित 21 क्रू मेंबर्स का बचाया। लुटेरों से इस जहाज को बचाया गया। एक और एग्जाम्पल है आपके सामने 2 फरवरी 2024 का। बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन लेटेस्ट में जो घटनाएं घटी है उसको मैंने यहां पर रख दिया है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस शारदा बचाव अभियानों के तहत सोमालिया के पूर्वी तट पर 11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल के साथ एक ईरानी ध्वज लगे मछली पकड़ने वाले जहाज पर समुद्री डकैती के प्रयास को विफल कर दिया। इस तरीके से ये जो हमारे सुरक्षा तंत्र है, एजेंसियां हैं जो लगी हुई है, नौसेना की जो युद्धपोत है, उसके माध्यम से हम समुद्री लूट की समस्या से सुरक्षा के लिए प्रयास करें। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ प्रयास है हम लोगों ने किया है। यह है बच्चा
समुद्री लूट की समस्या से बचने के लिए प्रयास चलेगा। अब हम लोग आते हैं कूटनीतिक प्रबंधन। मुझे लगता है कि कूटनीतिक प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा प्रबंधन हम लोगों ने कर लिया, भौतिक प्रबंधन हम लोगों ने कर लिया, युद्धपोत को हम लोगों ने तैनात कर लिया। हमारी सरकार ने कुछ कूटनीतिक तरीके को भी अख्तियार किया और हिंद महासागर में जो चैलेंजेस हैं, जो समस्याएं हैं, उनको रोकने की दिशा में काम करने के लिए। हालांकि आतंकियों के घुसपैठ, ये सब चीजों के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन खास करके चाइना का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, इस वर्चस्व को रोकने के लिए कुछ कूटनीतिक प्रबंध की जरूरत थी। और वो कूटनीतिक प्रबंध का मतलब होता है कि जिन जिन देशों के साथ चाइना अपने संबंधों को विकसित करके वहां पर अपना उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास कर रहा, बांग्लादेश, म्यांमार, मैंने दिखाया था आपको कैसे म्यांमार के साथ लगातार चाइना समझौता कर रहा है और वहां पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। बांग्लादेश के साथ चाइना समझौता कर रहा है, वहां पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। श्रीलंका, हम्बनटोटा, मालदीव, ग्वादर, पाकिस्तान, ईरान, जिबूती, सब जगह हमने दिखाया और विभिन्न तरीकों से हिंद महासागर में चीन अपने वर्चस्व को बढ़ा रहा है। ये हिंद महासागर में चीन का भी एक कूटनीतिक प्रयास है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमसे नहीं लड़ रहा, इनडायरेक्ट सारी चीजों को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास कर रहा। हम भी चीन से डायरेक्ट न लड़ करके इनडायरेक्टली चीन को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किए हैं। इन प्रयासों पर भी हम लोग एक नजर डालेंगे। सबसे पहले तो इनडायरेक्टली चीन को डराने और न्यूट्रलाइज करने का हमारा प्रयास है हिंद महासागर में हमारा युद्ध अभ्यास। हमने हिंद महासागर में हाल के दिनों में अपने युद्ध अभ्यास को तेज कर दिया, ताकि उपस्थित चाइना कुछ भी करने से पहले सोचे। और जब हम युद्ध अभ्यास करेंगे तो हम अकेले करेंगे या कुछ और मित्रों को बुलाएं। साझा रणनीति, नए गठबंधन अपने मित्रों के साथ, खास करके वो मित्र ज्यादा बेटर है जो चीन के दुश्मन हैं। चीन अगर वहां खड़ा है तो चीन के दुश्मनों को हम इनवाइट करें और उनके साथ मिलकर के अगर उनके नौसेना को बुला ले हिंद महासागर में, उनके युद्धपोत को बुला ले हिंद महासागर में, हमारे इनविटेशन पर वो आए और भारतीय नौसेना के साथ मिलकर के भारत के 200 समुद्री मिल के अंदर में युद्ध अभ्यास हम लोग करें अपने क्षेत्र में, हिंद महासागर में। आप समझ सकते हो कि परोक्ष रूप से यह चीन को न्यूट्रलाइज करने का एक बहुत बेहतरीन प्रयास है और ये हमने लगातार किया। और केवल अकेले युद्ध अभ्यास नहीं, यहां पर हमारी ये स्ट्रेटेजी क्या रही बच्चा, यहां पर हमारी ये स्ट्रेटेजी रही हिंद महासागर में भारत का युद्ध अभ्यास, पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कूटनीतिक प्रबंधन में। और यहां पर हमारी ये स्ट्रेटेजी रही नवीन गठबंधन रणनीति, इसको हम कहते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में नवीन गठबंधन रणनीति के द्वारा चीन को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास। और इस नवीन गठबंधन रणनीति में एक है मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास कहीं ना कहीं क्वाड से जुड़ा हुआ है। क्वाड का नाम आपने सुना होगा। इसमें 4 देश, भारत चीन का दोस्त तो नहीं ही है, बड़ा क्लियर है हाल के दिनों में। चीन का और कौन दुश्मन देश है? अमेरिका। चीन का तीसरा कौन दुश्मन देश है? जापान। क्लियर है, जापान के कई द्वीप पर चीन के साथ विवाद चल रहा। हमने इन तीनों को बुलाया और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया और इन चारों को मिलकर के हमने एक संगठन बनाया, क्वाड। आप समझ सकते हो कि इस क्वाड से चाइना निश्चित तौर पे डरेगा, क्योंकि अमेरिका अपने आप में महाशक्ति है, ऑस्ट्रेलिया भी छोटा मोटा नहीं है, जापान भी छोटा मोटा नहीं है, और हम भी आबादी में तो चीन से भी आगे। निश्चित रूप से यह एक इतना मजबूत संगठन हमने बनाया है, यह चीन को बखूबी न्यूट्रलाइज करता है, काफी है। और इन्हीं संगठनों के साथ मिलकर के हम एक
संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, नौसैनिक अभ्यास करते हैं, जिसको मालाबार अभ्यास के नाम से जाना जाता है। और ये हम प्रति वर्ष करते हैं बच्चा। प्रति वर्ष कभी जापान के पास जाकर के चीन की तरफ मुंह करके अपना मिसाइल दागते हैं, छोड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं हम प्रैक्टिस कर। कभी हम दक्षिण चीन सागर में कहीं पर भी खड़ा होकर के अभ्यास करते हैं, कभी भारत में आकर के अभ्यास करते हैं, अरब सागर में करते हैं, बंगाल की खाड़ी में करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास जाकर के हम करते हैं, अमेरिका के पास जाकर नहीं करते हैं बच्चा। हम इधर ही घूमते रहते हैं, जहां जहां चीन अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा है, जहां जहां चीन अपनी दबंगई दिखाने का प्रयास करता है, हम वहां पहुंच जाते हैं। और आप पढ़ते होंगे कि दक्षिण चीन सागर में हमेशा अमेरिका खड़ा हो जाता है, फिलीपींस के साथ, ताइवान के साथ, मालदीव के साथ, वियतनाम के साथ, नॉट मालदीव, हिंद महासागर में हमने जुटाया। इस तरह से मालाबार नौसैनिक अभ्यास हमारी एक गठबंधन रणनीति का एक पार्ट है, जो हिंद महासागर में हम एक्टिवली खेल रहे हैं। यह एक परोक्ष प्रयास है, इसलिए हमने इसको कूटनीतिक प्रयास नाम दिया है, और हम युद्ध अभ्यास के द्वारा यहां पर चीन को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा दूसरा है मिलन नौसैनिक अभ्यास। मिलन भी एक पार्टिकुलर एक दो देश के साथ ये नौसैनिक अभ्यास नहीं है बच्चा। जो मिलन है वो पार्टिकुलर किसी देश के साथ ये नहीं हम कह सकते हैं यह नौसैनिक अभ्यास है, बल्कि यह एक प्रकार का बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। यू कैन से बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास। अभी 2024 में 23 में भी हम लोगों ने मिलन के तहत युद्ध अभ्यास किया, तो इसमें 51 देश के नौसैनिक भाग लिए। आप समझ सकते हो, इस तरीके से 51 देश के नौसैनिकों को बुलाकर उनके साथ भारत के पहल पर युद्ध अभ्यास करना हिंद महासागर में चीन को न्यूट्रलाइज करने का ही एक प्रयास है, कूटनीतिक प्रयास है, परोक्ष प्रयास है। भारत ऑस्ट्रेलिया, AUS ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और एक्सरसाइज, इसको हम आसिंडेक्स कहते हैं। और यहां पर एक और नया शुरू किया गया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और फिर हिंद, माने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ये सैन्य अभ्यास है बच्चा, और ये नौसैनिक अभ्यास है। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हम बीच में बुला लेते हैं। मालाबार के तहत तो करते ही, बट सब देश की सेनाएं चली जाती है, जापान वाले चले जाते हैं, अमेरिका वाले चले जाते हैं, और पार्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया के साथ हम एक सैन्य अभ्यास करते हैं, और इसको भी हम हर साल करते हैं। सीरीज है ये, प्रति वर्ष तय होता है। आओ अपना अपना नौसेना लेकर कुछ खेलते हैं यहां पर। उसी तरीके से हमारा एक और प्रयास है अमेरिका के साथ अलग सेपरेट, इसको टाइगर ट्रंप और कटलास के रूप में करते हैं। दो अभ्यास का नाम हम लोगों ने दे रखा है, दो सीरीज है, टाइगर ट्रंप सीरीज और कटलास सीरीज। इस तरह से अमेरिकी नौसेना आती है, भारतीय नौसेना के साथ मिलकर के हम संयुक्त युद्ध अभ्यास करते हैं। यही नहीं, हम श्रीलंका के साथ संबंध क्यों खराब करेंगे? हमें तो टारगेट पे चीन को लेना है, तो हम श्रीलंका के साथ भी संबंध अच्छा रखने का प्रयास करेंगे, मालदीव के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी। और इस क्रम में हमने श्रीलंका के साथ भी श्रीडेक्स नाम से एक संयुक्त युद्ध अभ्यास को शुरू किया है। ये भी एक सीरीज है, ये भी प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं। श्रीलंका की नौसेना और भारतीय नौसेना मिलकर करती है, ताकि चीन को बहुत उछलने का मौका हम दें। और हिंद महासागर में एक तीसरा गठबंधन, एक नया गठबंधन हम लोगों ने जो बनाया है, वो फ्रांस के साथ बनाया है। और फ्रांस के साथ इस गठबंधन के तहत वरुणा नाम से एक हम संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करते हैं, जहां फ्रांसीसी सेना, फ्रांस के ढेर सारे नए नए युद्धपोत, आधुनिकतम हथियारों के साथ फ्रांस की नौसेना आती है। भारतीय नौसेना के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से एक एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास हम लोग करते हैं। ये भी एक कूटनीतिक प्रयास है, परोक्ष रूप से हिंद महासागर में अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए किया गया प्रयास और चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया गया प्रयास है। इसके कुछ अभ्यासों के बारे में हम आगे देख सकते हैं बच्चा। अक्टूबर 2022 में टाइगर ट्रंप का तीसरा संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया।
ये भी नया है। और एक बात मैं और ध्यान दे दूं, ये सारे के सारे जो युद्ध अभ्यास अरब सागर में हम लोगों ने शुरू किया, हिंद महासागर में हम लोगों ने शुरू किया है बच्चा, भारत ने शुरू किया है, वो ये सब हाल के 10-15 वर्षों की उपलब्धियां। पहले इसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस नहीं की जा रही थी। जब से चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपना गुंडागर्दी शुरू किया, दबंगई शुरू किया, गुंडागर्दी शब्द का चयन उचित नहीं है, लेकिन जब अपने वर्चस्व को स्थापित, अपने डोमिनेंसी को स्थापित करने का प्रयास किया, हमें महसूस हुआ कि ये हिंद महासागर में भी अपनी डोमिनेंसी को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करेगा। और वो महसूस ही नहीं हुआ, वो दिखने लगा। और जब दिखने लगा तो काउंटर करना जरूरी था। तो एक काउंटर स्ट्रेटेजी के रूप में हमें भी कुछ न कुछ करना चाहिए था। इसलिए सारे के सारे युद्ध अभ्यास हाल में तेजी से शुरू हुए, बाकी थोड़ा बहुत ही होता था। 2022 में टाइगर ट्रंप के रूप में तीसरा संस्करण टाइगर ट्रंप का हम लोगों ने अमेरिका के साथ विशाखापट्टनम में संपन्न किया गया। अप्रैल 2023 में क्लिनेक्स का 10वां संस्करण भारत श्रीलंका का, पहले भारत श्रीलंका बगल में था तो मिलकर युद्ध अभ्यास कर लेते थे, इसलिए 10वां संस्करण 10 11-12 सालों से हम कर रहे हैं श्रीलंका के साथ। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास क्लिनेक्स संपन्न किया गया। 2023 में ही समुद्र शक्ति नाम से इंडोनेशिया के साथ हमने युद्ध अभ्यास किया। इंडोनेशिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना इंडोनेशिया के साथ भी अपने प्रयास को, प्रेम को बढ़ाने का प्रयास कर रहा, हम वहां पर भी उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। इंडोनेशिया के साथ हमने मिलकर के संयुक्त युद्ध अभ्यास किया, उसको नाम दिया गया समुद्र शक्ति। मई 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। मालाबार अभ्यास जो 2023 का संस्करण है, वो 21 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर सिडनी के पास हमने संपन्न किया। इसको करने के लिए हम लोग सिडनी गए थे। उसके पहले ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में हुआ है, अरब सागर में हुआ है, ये दोनों साइड में हम करते रहे हैं, या फिर जापान में जाकर के हम करते रहे हैं। मालाबार का युद्ध अभ्यास जो है इन्हीं देशों में। फिलीपींस ने कहा कि मेरे पास आकर के करिए ना, क्योंकि फिलीपींस को भी चीन को दबंगई दिखानी है, तो भले वो इस क्वाड में शामिल नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन चाइना फिलीपींस को वहां दबा रहा, दक्षिण चीन सागर में, उसके एरिया में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर के। मुझे लग रहा है कि आपको मामला समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसी इलाके में ज्यादातर युद्ध अभ्यास हम लोगों ने किया है। 25 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास हम लोगों ने संपन्न किया सिडनी के ऑस्ट्रेलिया में। चूंकि हम लोग गए थे वहां पर, वहीं पर हम लोगों ने मालाबार को भी सिडनी का ऑस्ट्रेलिया में ही किया था बच्चा, 21 अगस्त को, और फिर हम लोगों ने 22-25 अगस्त को वहीं पर इसको भी कर लिया। अमेरिका की सेना लौट गई, जापान की सेना लौट गई, और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोगों ने वहां पर इसको कंटिन्यू किया। इसके बाद 2023 में ही वरुणा फ्रांस के साथ हमारा जो नौसैनिक अभ्यास है, उसका 21वां संस्करण अरब सागर में 2 चरणों में हम लोगों ने संपन्न किया। एक चरण जनवरी में और एक चरण सितंबर में। आपको आश्चर्य होगा कि 21वां चरण क्यों, तो इधर हम लोगों ने तेज किया। उसके पहले बहुत औपचारिक रूप से हम लोग कुछ न कुछ करते थे। दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास नहीं, ये दूसरा संस्करण, मतलब अभी ये 2 साल से ही शुरू हुआ, पिछले दूसरा संस्करण में भाग लेने के लिए 21 कर्मियों वाला भारतीय सशस्त्र बल का दस्ता ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, और यह अभ्यास 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। मार्च 2024 में बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास कल्टास एक्सप्रेस 2024 सेशल्स में हमने संपन्न किया। 26 फरवरी से 8 मार्च तक कल्टास, इसमें कई देशों की सैनिकों ने भाग लिया। ठीक है, भारत की नौसेना की तरफ से इसमें 16 देशों की नौसेना ने भाग लिया, और सब ऑलमोस्ट अरब सागर के थे, क्योंकि अरब सागर के हम लोगों को हिंद महासागर में जो भी देश है उनको हम जोड़ने का प्रयास करें। भारत का यही अप्रोच है। चीन एक तरफ कह रहा है कि हम नहीं बात,
दक्षिण चीन सागर में चीन ने यही कहा कि हम नहीं मानते अंतर्राष्ट्रीय नियमों को। भारत की जो स्ट्रेटेजी है उसमें भारत कहता है कि नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानते हैं और हम सबको विवश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों को माने। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ रहते हुए हम क्षेत्र के सभी देश के लोग किसी के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर चाइना की जो रणनीति है वो विस्तारवादी रणनीति दिखाई दे रही है। विस्तारवादी समझ रहे हो ना, दूसरे को हड़पने की रणनीति। और भारत यहां पर बड़ा तटस्थ होकर के एक सहयोगी रणनीति के रूप में काम कर रहा, और इस कारण से निश्चित तौर पर भारत को देशों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि भारत का जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो सही है। इसलिए श्रीलंका हो चाहे मालदीव हो, खुल करके भारत के अगेंस्ट में नहीं जाते हैं। मालदीव में चूंकि अभी फंडामेंटलिस्ट की सरकार आई है, तो पाकिस्तान खुल के जाएगा भारत के खिलाफ, चाइना के साथ हो जाएगा। बांग्लादेश में अगर इस तरह की सरकार आती है खालिदा जिया आदि की, तो बांग्लादेश चाइना के साथ हो सकता है। मालदीव में मईजू खुल के चाइना के साथ होंगे। क्यों होंगे, मैं समझा चुका हूं पूरे कंसेप्ट को। कल टास मार्च 2024 में मिलन का 12वां संस्करण हमने संपन्न किया विशाखापट्टनम में। 51 देशों के नौसैनिकों ने भाग लिया। इसका मुख्य थीम था, ध्यान देना बच्चा, हर नौसैनिक अभ्यास का एक थीम होता है। उसी थीम पर हमारे जो सेना है वो काम करती है। इसका थीम था ड्रोन हमला और समुद्री डकैती से बचाव। ड्रोन हमला होता है तो कैसे हम लोगों को बचाव करना है। बड़े बड़े एक्सपर्ट वहां पर अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं, और उसी के तहत अभ्यास किया जाता है। और समुद्री लूट से कैसे हम जहाजों को बचाएंगे, यही दो थीम पर यह युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ। ये एक पहलू था कूटनीतिक प्रयास का, और आप समझ सकते हो कि कैसे हिंद महासागर में परोक्ष रूप से विभिन्न देशों को बुला बुला करके नवीन गठबंधन रणनीति, स्ट्रेटेजी, न्यू एलायंस स्ट्रेटेजी के तहत हम लोगों ने यहां युद्ध अभ्यास किया और कई प्रयास कर रहे। और क्या प्रयास कर रहे हैं, इसमें हम अगला डायमेंशन एक खींचे हैं, स्मॉल बी आपके सामने है स्क्रीन पर। भारत द्वारा अन्य देशों के साथ समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न संधियां या समझौते, और कुछ गठबंधन को भी बच्चा हम लोगों ने इसी में जिक्र कर दिया। हम लोगों ने कुछ जो नवीन प्रयास किए गए उसको भी हमने इसी में जिक्र कर दिया। जैसे प्रोजेक्ट मौसम हमने चलाया, सागर पहल पे हमने काम किया, रीम एसोसिएशन पे हमने काम किया। ये सब प्रयास भी एक नजर हम एक एक बार देखते हैं। ये सब ऐसे टॉपिक है जिस पर सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया। सागर पर सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, प्रोजेक्ट मौसम पर सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत द्वारा अन्य देशों के साथ समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न संधियां, समझौता या कुछ अन्य पहल, पहले हम अन्य पहल भी चर्चा। एक संगठन है बच्चा, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र जो है, हिंद महासागर में भारत भी है, हिंद महासागर में मालदीव भी है, हिंद महासागर में जो देश है वो बांग्लादेश भी है, हिंद महासागर देशों में म्यांमार भी शामिल है, हिंद महासागर देशों में श्रीलंका भी शामिल है, या फिर अफ्रीकन कंट्री भी जो हिंद महासागर से जुड़ी है वो भी शामिल है। अरब खाड़ी से जुड़े हुए जो भी देश है, अरब सागर, वो सभी 23 सदस्य देशों को मिलाकर के 1997 में एक गठबंधन बना। उसका नाम था हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। यह हिंद महासागर में रहने वाले देशों का एक गठबंधन है। गठबंधन इसलिए बनाया गया कि हम मिलकर आपसी व्यापार करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। हिंद महासागर में यातायात परिवहन को सुचारू रूप से संचालित करके हम अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो जो खतरनाक टाइप के यूरोपीय देश हैं उन पर जो हमारी निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो कम होगी।
और इस रिम एसोसिएशन में बच्चा ऑस्ट्रेलिया भी है, ध्यान रखने की बात है, सिंगापुर है, क्लियर है। ये भी हमारा एक प्रयास है, बट सबसे इंपॉर्टेंट कि हाल के 6-7 सालों में इसको बहुत ही एक्टिवेट कर दिया गया। भारत ने पहल करके इसको तेज किया, इस एसोसिएशन को और मजबूत बनाने का प्रयास किया है। इसको रिम एसोसिएशन, ये मेंबर्स कंट्री है, आप देखते जा रहे हो, साउथ अफ्रीका, मुंजाबिया, तंजानिया, ये सारे के सारे जो हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं, सेशेल्स है, मेडागास्कर है, मैंने दिखाया था, मॉरिशस है, ओमान है, यमन है, दिख रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये पीला वाला जो दिख रहा है ये है भारत। ये सारे के सारे जो कंट्री है बच्चा, ये सभी के सभी रिम एसोसिएशन के मेंबर है, हिंद महासागर के देश है। इन 23 देशों को मिलाकर के 97 में एक एसोसिएशन बना और इस रूप में हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इन देशों के साथ अगर हमारे संबंध प्रगाढ़ रहे, इन देशों के साथ एसोसिएशन बना रहा, ये देश अगर यूनाइट रहे, तो हिंद महासागर में दक्षिण चीन सागर की तरह चीन की दबंगई को रोका जा सकता है, चीन की डोमिनेंसी को रोका जा सकता है। ये आज के डेट में हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हाल के दिनों में हमने इसको एक्टिवेट कर दिया है और तेज कर दिया है। ये एक प्रयास है, कूटनीतिक प्रयास कर सकते हो, अन्य देशों के साथ समझौता करके मिलकर किए गए प्रयास कर सकते हो, राइट। इसके बाद हमारा एक दूसरा प्रयास है बच्चा, वो है क्वाड। क्वाड के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 देशों के बीच सुरक्षा के संदर्भ में डायलॉग, 4 देशों का एक सुरक्षा संबंधी रणनीतिक गठबंधन है हिंद महासागर में। इस गठबंधन का जो आइडिया आया था 2007 में, जापान में आया हुआ था। इस पर पहल शुरू में जापान ने करी थी बच्चा, जापान और भारत ने इसकी शुरुआत करी, जापान, भारत, अमेरिका हुए और फिर बाद में आकर ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट बन गया। और आज के डेट में ऑस्ट्रेलिया के जुड़ने से भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों का गठबंधन इतना मजबूत हो चुका है कि हिंद महासागर में ये गठबंधन ही चीन को अकेले न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी है। अगर ये गठबंधन मजबूत बना रहे तो हिंद महासागर में कोई गलत तरीके से अपने वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास नहीं कर सकेगा। और इसी सोच के साथ हमारी सरकार जो है, भारत जो है, वो इस क्वाड को और मजबूती प्रदान करना चाहती है, क्वाड देशों के साथ एक संबंधों को बनाए रखना चाहती है, यह क्वाड। और इसी क्वाड का ही एक पहलू है, पार्ट है, मालाबार युद्ध अभ्यास, जहां पर ये चारों देश एकत्रित होते हैं और ये अपना नौसैनिक अभ्यास प्रतिवर्ष करते हैं। 2 चरणों में संपन्न होता है, कई बार जनवरी मार्च में होता है, फिर दिसंबर अक्टूबर में होता है या नवंबर में होता है। देखते जाओ हिंद महासागर में कैसे चीन को हम न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं नवीन गठबंधन रणनीति के तहत। नवीन गठबंधन रणनीति के तहत युद्धाभ्यास, नवीन गठबंधन रणनीति के तहत यह कह करके कि भाई हम आपस में रहेंगे तो आर्थिक विकास होगा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आर्थिक संदर्भ में भी सहयोग करेंगे, व्यापार के संदर्भ में भी सहयोग करेंगे और क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भी सहयोग करेंगे। इसलिए हम लोग मिलकर रहें, हम लोग एकजुट होकर के रहें, वो रिम एसोसिएशन के रूप में हो या क्वाड के रूप में हो। क्लियर है बच्चा? यह दूसरा पहल है हमारा। ये 2007-8 से शुरू हुआ था, लेकिन 2017 में इसका नया रूप आया। क्लियर है? इसलिए मालाबार युद्ध अभ्यास 97 से चल रहा बच्चा, लेकिन 2017 के बाद क्वाड एक नया रूप में आया। और नया रूप कब आया? जब 2017 में ही ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुआ, एक शक्तिशाली संगठन के रूप में, और इसमें भारत की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। और क्वाड एक तरह से कह सकते हो कि हिंद महासागर में चीन का एक काउंटर है।
हिंद महासागर में चीन का एक मजबूत काउंटर है, बड़ा काउंटर। हिंद महासागर में चीन का एक और काउंटर करने का हमने प्रयास किया। चीन की ही रणनीति के तहत इसको हम नाम देते हैं प्रोजेक्ट मौसम। ये क्या है भाई, थोड़ा सा समझ लो। मैंने इसको पीडीएफ में डाल दिया है और ये अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, सारा का सारा पूरा टॉपिक ही मिल जाएगा। जब चाइना ने शुरू किया सिल्क रूट प्रोजेक्ट, रेशम मार्ग परियोजना, तो इसके पीछे चाइना का प्रेजेंटेशन क्या था? चाइना का प्रेजेंटेशन था कि चाइना का के साथ रेशम का व्यापार सैकड़ों वर्ष से होता आ रहा है और पुराने जमाने में रेशम के जो व्यापारी होते हैं, जिन जिन मार्गों का प्रयोग करके आए हैं, चाहे वो स्थल मार्ग हो चाहे वो समुद्री मार्ग हो, चाइना उन मार्गों को फिर से जिंदा करेगा। पहला, प्राचीन काल में जो जो देश चाइना के साथ रेशम का व्यापार करते थे, चाइना उन देशों के साथ फिर से व्यापारिक संबंध बढ़ाएगा, फिर से व्यापारिक संबंध को बनाएगा। वो देश तो हमारे परदादा के, जो परदादा के परदादा के परदादा हुआ करते थे, उनके साथ उनके संबंध थे। तो हमारा धर्म है कि हम उनके संबंधों को जिंदा रखें। फिर से उन देशों के साथ चाइना आर्थिक संबंध बनाएगा, व्यापारिक संबंध बनाएगा, व्यापार करेगा, इन्वेस्ट करेगा, डैश 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 डैश। ये प्रोजेक्शन है चाइना का, सिल्क रूट प्रोजेक्ट का। सिल्क रूट प्रोजेक्ट के बारे में, रेशम मार्ग परियोजना के बारे में भारत ने ही 2013 में जो उन्होंने जब प्रोजेक्ट शुरू किया, 2014 में भारत ने इमीडिएट एक प्रोजेक्ट शुरू किया। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट मौसम, इसका थीम, इसके बारे में, इसकी कहानी, इसका प्रोजेक्शन क्या है इंडिया का, कि प्राचीन काल में भारत के साथ भी कई देश व्यापार करते रहे और ये व्यापार मौसम के हिसाब से होता रहा है। मौसम के हिसाब से का मतलब हुआ कि जब मानसून भारत की दक्षिण तट से टकराता था, उस समय उसी मौसम के साथ दुनिया के देश अपने जहाजी बेड़े को छोड़ देते थे और उसी मानसून के साथ उनका जहाज, पहले जहाज ऐसे ही चलाया जाता था, मानसून जब आने को होता था तो जहाज को छोड़ दिया जाता था और जहाज अपने आप उसी मानसून के साथ साथ चलते हुए भारत के तट से टकरा जाता था, भारत में पहुंच जाते थे लोग। और जब जाना होता था तो वापसी वाला जब हवा चलता था, उसके भरोसे अपने जहाज को छोड़ देते थे, वापसी हो जाती थी। और बीच में जो पतवार होता था, उसी पतवार को दाएं बाएं करके और वो अपने नाव को थोड़ा बहुत मनचाहा दिशा प्रदान करते थे। उनके इस यात्रा में, समुद्री यात्रा में, कहीं ना कहीं मानसून की भूमिका बहुत बड़ी थी, मौसम की भूमिका बहुत बड़ी थी। हमारी सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने कहा यूनेस्को के साथ, हमारे भारत के साथ जितने भी व्यापार करने वाले देश रहे हैं, उनके दादा के दादा के दादा के दादा हमारे यहां आए तो केवल व्यापार ही नहीं किए, बहुत कुछ बनाए भी। फ्रांस के जब लोग आए हमारे यहां तो बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जिनको विरासत के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए, सांस्कृतिक विरासत के रूप में संस्कृति संरक्षित किया जाना चाहिए। और यह सांस्कृतिक विरासत केवल भारत की ही नहीं है, वैश्विक सांस्कृतिक विरासत है। अगर जापान के लोग आए, फ्रांस के लोग आए, कहीं के भी लोग भारत में व्यापार करने आए हैं मानसून के रास्ते, प्राचीन काल में उन्होंने कहीं ना कहीं तट पे उन्होंने कुछ अपनी चीजें की है। बहुत सारी फ्रांसीसी के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, पुर्तगालियों के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं हमारे भारत में, जो उनके संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। हमारे संस्कृति मंत्रालय ने यूनेस्को को कहा कि इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया जाए, इसको वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया जाए और इसको यूनेस्को संरक्षित करे।
और वो देश जिनकी विरासत भारत में है वो इंडिया में आए, अपने विरासत देखने आए कि उनके दादा के दादा के दादा आकर के क्या क्या बनाए थे। उन देशों के साथ भारत का सांस्कृतिक संबंध रहा है। ये सांस्कृतिक संबंध आर्थिक संबंधों में तब्दील हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके दादा अगर किसी के यहां जाकर के रुके होंगे और आपको पता चलता है कि आपके परदादा के परदादा के परदादा इसी घर में रुके हुए थे इनके यहां आकर के कुछ दिनों तक, तो निश्चित रूप से आपका एक जुड़ाव उसके साथ बनेगा। उनके साथ कहीं ना कहीं आपके सांस्कृतिक संबंध है। आपके दादा का जूता, आपके दादा की कुछ चीजें, और आपके दादा ने एक तस्वीर बना करके उनके साथ खिंचवा के वहां पड़ा हुआ है। बहुत सारी चीजें हो सकती है, कनेक्ट करती है लोगों। हमारी सरकार ने कहा कि भाई इसको वैश्विक धरोहर में शामिल किया जाए सूची में, यूनेस्को इसको संरक्षित रखे, वो देश यहां पर घूमने आए, इन जगहों को टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलप किया जाए। टूरिज्म के साथ उनके साथ हम अपने आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंधों को भी बढ़ावा दिया जाए। देखो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जब हमारे मोदी जी ने प्रोजेक्ट मौसम को लॉन्च किया, बच्चा मई में वो सत्ता में आते हैं, जून में प्रोजेक्ट मौसम लॉन्च किया जाता है, तो विशेषज्ञों ने कहा कि यह चाइना के सिल्क रूट प्रोजेक्ट का काउंटर है। भारत ने जो किया है, जिस कंसेप्ट, जिस थीम को लेकर के चाइना ने अपने सिल्क रूट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, भारत ने अपने प्रोजेक्ट मौसम को लॉन्च किया। इसको काउंटर माना गया। इस पर प्रश्न भी यूपीएससी ने पूछा, चर्चा का विषय था उस समय 2014, 15, 16, 17 में ये प्रोजेक्ट मौसम। इसके बारे में मैंने लगभग बता दिया। भारत का निशाना कहां कहां था। इस प्रोजेक्ट मौसम के माध्यम से हम भी इन देशों के साथ अपना एक व्यापारिक संबंध डेवलप करेंगे। सांस्कृतिक संबंध, भावात्मक संबंध जुड़ेगा, व्यापारिक संबंध जुड़ेगा, और यही नहीं, हम अपने भारत के उन जगहों को पर्यटन स्थल के केंद्र के रूप में डेवलप करेंगे। टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा। वो देश के लोग ढेर सारे आएंगे। आज बौद्ध धर्म भारत का ओरिजिन पॉइंट रहा है। दुनिया के जितने भी बौद्ध धर्म के मानने वाले देश हैं, जो लोग हैं, उनके लिए एक टूरिस्ट सेंटर है। बोध गया बिहार में, सारनाथ बिहार में, जापान से आने वाले लोगों को, या जहां जहां बौद्ध धर्म के मानने वाले जिन जिन देशों में लोग हैं, वहां टूरिस्ट के रूप में ढेर सारे लोग आते हैं। सारनाथ में चले जाओगे, भरे रहते हैं। यहाँ की पूरी इकोनॉमी उन्हीं लोगों के टूरिज्म से है। तो धर्म का मामला है, लेकिन अन्य कुछ सांस्कृतिक विरासत भी हो तो लोग घूमने आएंगे, देखने आएंगे। टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और साथ साथ हिंद महासागर में इस परियोजना के माध्यम से कहीं ना कहीं हम भी चाइना का एक काउंटर बनने का प्रयास करेंगे, चाइना को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करेंगे। ये भारत का निशाना था। कहीं पे निगाहें थी तो कहीं पे निशाना था। डन, मतलब एक अप्रोच था न्यूट्रलाइज करने का। इसके बाद हमने इमीडिएट 2015 में एक और पहल शुरू किया, जिसको सागर पहल के नाम से जाना जाता है। सागर पहल 2015। सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ और ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सुरक्षा और विकास, फॉर ऑल इन द रीजन। इस क्षेत्र में जितने भी सब लोग हैं, सभी लोगों का सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक पहल। सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक पहल। ये भी रिंग एसोसिएशन की तरह ही है, बच्चा ध्यान देना। 2015 में इसको हमारी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जब मॉरिशस की यात्रा पर गए 2015 में, वहां पर उनको आइडिया आया और वहीं से आकर के सागर पहल को लॉन्च किया गया। ये भी उसी तरह से है। हिंद महासागर के जितने भी देश हैं, ये पहल जो है उन सब की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक शांतिपूर्ण प्रयास करता है, सबके विकास को सुनिश्चित करने का शांतिपूर्ण प्रयास करता है, उन सबके सहयोग की अपेक्षा करता है, और कहता है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में रहने वाले जितने भी देश हैं, सब एकजुट हो, एक दूसरे का सहयोग करें और सभी का विकास और सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। अब समझ सकते हो कि एक तरफ चाइना की स्ट्रेटेजी
विस्तारवादी है, और वो दक्षिण चीन सागर में दिख चुका है कि वियतनाम के क्षेत्र को, फिलीपींस के क्षेत्र को किस तरीके से चाइना जबरन कब्जा किए हुए है, जबरदस्ती कर रहा है, ताइवान के साथ जबरदस्ती कर रहा है। और भारत यहां पर अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने की बात कर रहा है। चाइना कह रहा हम नहीं मानते, भारत कह रहा भाई इंटरनेशनल लॉ है, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। आप यूनाइटेड नेशन को मानते हो तो आप यूएन कन्वेंशन को क्यों नहीं मानोगे? एक तरफ चाइना यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ करके डिसीजन में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करता है, और दूसरी तरफ उसी यूनाइटेड नेशन के द्वारा आयोजित यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के तहत जो कानून बनाया गया है समुद्र सुरक्षा के नाम पर, उस कानून का उल्लंघन करता है, कहता है मैं नहीं मानता हूं इस कानून को। और चीन यूनाइटेड नेशन का केवल मेंबर नहीं है, चीन यूनाइटेड नेशन के उन प्रमुख देशों में शामिल है जो उसके सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं, जिनको वीटो का राइट होता है, जो यूनाइटेड नेशन के प्रत्येक निर्णय को प्रभावित करते हैं। चीन उन देशों में शामिल है, और वो चीन दक्षिण चीन सागर के मुद्दे में कहे कि मैं कानून को नहीं मानता हूं, गलत है। भारत गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति, शांति और सौहार्दता की अपनी नीति, अपने सिद्धांतों को पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून को बचाए रखना, बनाए रखना और उसी कानून का पालन करवाने के लिए दृढ़ संकल्प है। और कोई भी हमारे हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करे, इस तरह की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसके तहत सागर इनिशिएटिव में सदस्य देशों को जोड़ करके उनकी सुरक्षा और ग्रोथ दोनों को मिलकर के मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो वो बात है जो इस पहल का केंद्र बिंदु है, पहल का थीम है। लेकिन इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? परोक्ष हिंद महासागर में इनको न्यूट्रलाइज करके हिंद महासागर में भारत अपने तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। इसके बाद भारत के इस तरह के पहल में हम लोगों ने कुछ और पहल की बात करी, समझौता वगैरह सबको इसमें हम ले रहे हैं। वो है अमेरिका के साथ हमारी निकटता में वृद्धि, और इसी निकटता में वृद्धि का परिणाम रहा ये 3 समझौता, या निकटता में वृद्धि को रिफ्लेक्ट करता है 3 समझौता। इंडिया यूएस डिफेंस डील है ये भारत और अमेरिका के बीच, इसको हम डिफेंस डील के नाम से जानते हैं बच्चा। जो 2016 में एक होता है, 2018 में दूसरा होता है, 2020 में तीसरा होता है। लेबोआ पर हस्ताक्षर 2016 में होता है, कॉमोकसा पर हस्ताक्षर 2018 में होता है, और बेका पर हस्ताक्षर 2020 में हम करते हैं। और बेका पर हस्ताक्षर करने के साथ ही विश्व के जिन देशों का बेका पर हस्ताक्षर के साथ अमेरिका के साथ समझौता हुआ है, बेका समझौता, आप समझ सकते हो कि वो देश अमेरिका के सबसे निकटतम भागीदार देश, सुरक्षा भागीदार देश। इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के साथ ही भारत को या अमेरिका को एक दूसरे के सुरक्षा से संबंधित, रक्षा से संबंधित रिसोर्स को यूज करने का मौका मिल जाता है। इस समझौता के माध्यम से बहुत से टेक्नोलॉजी का एक दूसरे के साथ हस्तांतरण संभव होगा। जो भी हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी, अमेरिका भारत को हस्तांतरित करेगा, भारत के पास अगर है तो अमेरिका को हस्तांतरित करेगा, यह समझौता है। जो भी हथियार, साजो सामान है, वो एक दूसरे को हस्तांतरण कर सकते हैं, एक दूसरे के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। भारतीय सेना, भारत का युद्धपोत अमेरिका के किसी भी नेवल बेस पर जाकर के खड़ा हो सकता है, उनको यूज कर सकता है। आप समझ सकते हो कि यह समझौता भारत और अमेरिका को, ये डिफेंस डील भारत और अमेरिका को एक दूसरे के बिल्कुल निकट ला देते हैं। और भारत और अमेरिका इस हद तक निकट आएगा तो निश्चित रूप से हिंद महासागर में भारत ताकतवर माना जाएगा, और हिंद महासागर में भारत ताकतवर माना जाएगा तो चीन को न्यूट्रलाइज करने की रणनीति एक बेहतर रणनीति मानी जाएगी। इस रूप में भी भारत का एक प्रयास की हम चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका के साथ भी कुछ किया। 2011 से 2020 तक भारत ने एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव
के माध्यम से श्रीलंका, मालदीव और सेशल्स के साथ हिंद महासागर में एक रक्षा पहल को शुरू किया। हालांकि श्रीलंका के साथ कोई इस तरह का संबंध गड़बड़ नहीं है। ये बात अलग है कि श्रीलंका में चीन अपना वर्चस्व को बढ़ाने में सफल रहा है। हालांकि इधर 2 वर्षों से हमने न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया है, मैंने आपको दिखाया है। मालदीव की कहानी अलग है, क्योंकि वहां पर एक लिबरल मुस्लिम है तो दूसरा फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम है, और दोनों को रिप्रेजेंट करने वाली 2 तरह के नेता हैं, पार्टियां हैं। एक आती है तो भारत के पक्ष में और एक आती है तो भारत के अगेंस्ट में। और सेशल्स के साथ भारत अपने लगातार अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है। सेशल्स में तो हमने नेवल बेस बनाने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन वहां के विपक्षी दलों ने विरोध किया और हमारा प्रोग्राम लटक गया। बट हम लगातार अभी पहल कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कहा कि भारत, श्रीलंका, मालदीव, ये तो निकट के देश है, ये हम लोग मिलकर के हिंद महासागर में अपने सागरीय क्षेत्र की रक्षा करें। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। और एक नया देश भी इसमें शामिल हो गया, मॉरिशस। मॉरिशस को इसमें शामिल करने में भारत का अहम प्रयास, अहम भूमिका रही। तो पीछे में मॉरिशस और सेशल्स, मैप में आपको दिखा चुका हूं मैं दोनों देशों को। और भारत के दक्षिण में और पूर्व दक्षिण पूर्व में श्रीलंका और मालदीव। इन चारों देशों के साथ मिलकर के हमने ये पहल करी। ये बात अलग है कि 2023 के बारे में मोइजू की सरकार जो श्रीलंका में, मालदीव में आई है, वो भारत विरोधी है, तो थोड़ी सी बैकफुट पे वो जाएगी। बट उसके जाने से कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेशल्स है, श्रीलंका है और मॉरिशस है। इनके साथ हम हिंद महासागर में एक ज्वाइंट वेंचर के तहत पहल जारी रखे हुए। ये भी एक पहल है जो भारत सरकार अपने विभिन्न तरीके से कर रही है। आप समझ रहे हो कि सरकार इस दिशा में क्या क्या कर रही है। एक और हम देख सकते हैं, फ्रांस के साथ भी हमने हिंद महासागर में कुछ जुड़ाव को प्रदर्शित किया है। फ्रांस के साथ भी हमने जुड़ाव को प्रदर्शित किया है। 2018 में भारत फ्रांस समुद्री सहयोग का साझा सामरिक दृष्टिकोण के तहत हमने एक पहल किया। भारत फ्रांस समुद्री सहयोग का साझा सामरिक दृष्टिकोण, कहां पर? हिंद महासागर में फ्रांस के साथ भी एक समझौता करी और हिंद महासागर में एक साझा सामरिक दृष्टिकोण के तहत प्रयास करने का काम किया। क्लियर है कि फ्रांस का कोई इंटरेस्ट हिंद महासागर में बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि फ्रांस की सीमा हिंद महासागर से नहीं लगती। भारत के लिए जरूरी है कि फ्रांस के साथ दोस्ताना संबंध जो हमारा है, हिंद महासागर में भी हम कुछ काम करें। आने वाले समय में हम दोनों मिलकर के फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हिंद महासागर में समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकते हैं और संयुक्त रूप से आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहभागी हो सकते हैं। यह भी तो एक पहलू है। इस तरीके से भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के इस दिशा में, अब देख रहे होंगे कि हम अपने सारे दोस्तों को बुला रहे हैं। जब दुश्मन देश आपके सामने आकर खड़ा होता है तो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप अपने दोस्तों को बुलाइए, दोस्तों को बुला करके उनके साथ जब मुआवजा कीजिए, ताकि दुश्मन पर एक दबाव बना रहे, परोक्ष दबाव बना रहे। ये काम हम लोग कर रहे, भारत ने किया है। और इसी पहल के तहत हमने मार्च 2019 में, देखते जाओ, इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के बीच हिंद महासागर की निगरानी हेतु संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता किया। आज के डेट में तो समुद्री सीमा की निगरानी के लिए भी स्पेस और टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। हमारा इसरो है और इसरो की तरह ही फ्रांस का CNES है। दोनों के बीच एक संयुक्त समझौता होता है भारत के साथ। काम संयुक्त रूप से समुद्र की निगरानी प्रणाली को स्थापित किया जाए, एक ऐसी ज्वाइंट निगरानी प्रणाली, संयुक्त निगरानी प्रणाली, इसमें समुद्र में हर तरह की हलचल को पता लगाया जा सके, हर तरह की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। ये फ्रांसीसी के साथ भारत का संयुक्त प्रयास है, मिला जुला प्रयास।
ये भी एक प्रयास है। और एक लास्ट प्रयास और आप देख लो इस तरह का, वो है आपका ग्रीन कॉरिडोर। जिस तरीके से चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में चारों तरफ सड़क जाल बिछाने का काम किया, हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर नहीं चल सकते हैं। हमारी जो आर्थिक क्षमता है वो इतना अनुमति नहीं देती है कि हम इतने अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट लेकर के चले, हर देश में जाकर इन्वेस्ट करें, सड़क बनाए, पॉसिबल नहीं। हमने इसी काम को किया, लेकिन इस काम में अन्य देशों के साथ समझौता करके किया, सहयोग लेकर के किया, बट हम भी इस दिशा में आगे बढ़े। इसको हम कहते हैं INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड रेल कॉरिडोर। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यही है बच्चा, इसी तरह का है सड़क निर्माण, समुद्री मार्ग कनेक्ट करना ताकि व्यापार को गति दिया जा सके। हमने भी काम किया और कहा जाता है कि ये BRI का काउंटर है भारत का, भारत और अन्य देशों का। इसी के तहत हमने सबसे पहले क्या किया बच्चा, मुंबई से, देखते जाओ मैप में, चाहो तो थोड़ा सा देख सकते हो, समझ सकते हो। ये चाबाहार है, ये ईरान है, ये पीला वाला पाकिस्तान है, यहीं पर ग्वादर है और यहीं पर चाबाहार है, राइट। ये चाबाहार है। ये एक और है, मुंबई से कोई भी हमारा जहाज चलेगा चाबाहार पे जा सकता है, यहां से जा सकता है। चाबाहार पे जरांज, याद होगा मैंने दिखाया था आपको जरांज, और जरांज से काबुल इधर की तरफ जा सकता है। यहां से समुद्र रास्ते से ही इस बंदरगाह पर उतरेगा, इस बंदरगाह से सड़क मार्ग से यहां चला गया, दिखाई दे रहा है, सड़क मार्ग से यहां चला गया, और इधर से इस्तांबुल, यहां समुद्र मार्ग आ गया, समुद्र मार्ग से इस्तांबुल में पोर्ट पर चला गया, यहां से फिर सड़क मार्ग समुद्र मार्ग आ गया, और इस तरीके से यूरोप में चला गया। ये सड़क मार्ग समुद्र मार्ग से होते ही यूरोप में चला गया, देख रहे हो। इस तरह से व्यापार को बढ़ाना, ये भी एक कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर को नाम दिया गया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड रेल कॉरिडोर, क्योंकि इसमें जहां स्थल मार्ग है वहां रेल मार्ग का भी प्रोजेक्ट में शामिल है निर्माण। शिप से माल निकलेगा, चाबाहार में उतरेगा, चाबाहार से फिर बंदरगाह पर उतर के फिर वहां से ट्रक पर लदाएगा, जो भी सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से आगे जाएगा जहां जहां उसको जाना है। फिर एक जगह बंदरगाह बना रहेगा, उसी प्रोजेक्ट के तहत वहां पर जाकर के उसका माल उतरेगा, क्योंकि इसके लिए इन सभी देशों के साथ आपको समझौता करना होगा, नहीं तो कोई अपने देश में माल उतरने ही नहीं देगा। एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट के तहत काम करना होगा। ये है प्रोजेक्ट INSTC। 2017 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इसको ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है और इसको BRI के काउंटर के रूप में देखा जा रहा। ये बात अलग है कि इसमें शामिल कई देश जो हैं उनके साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आता रहता है। मैंने अभी बताया कि ईरान के साथ जब हमने ये समझौता शुरू किया था, चाबाहार समझौता, वो 2015 में ही शुरू किया था, और आज ईरान के साथ हमारे जो संबंध है, हमारे तो हैं, लेकिन ईरान के साथ रूस की निकटता के कारण चीन की निकटता बढ़ी है, जो मैंने आपको दिखाया। अमेरिका से और ज्यादा कट्टरता बढ़ी है, पहले भी थी, लेकिन भारत का अमेरिका के साथ जब निकटता बढ़ी है तो थोड़ा सा खटास टाइप का है ईरान के साथ भारत का। हालांकि हमने ईरान के साथ अपने संबंधों को तटस्थ बनाए रखने का प्रयास किया। यह भी एक प्रकार का इनिशिएटिव है, और कहीं ना कहीं यह भी चीन को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास। ये भारत की इनिशिएटिव है बच्चा, जो समझौतों के माध्यम से या अपने किसी प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव के रूप में हिंद महासागर में चीन को न्यूट्रलाइज करने का परोक्ष प्रयास कर रहा है। इसके अलावा अन्य देशों के साथ हम अपने समझौते की बात करें तो हम म्यांमार से शुरू करते हैं। जिस तरीके से अन्य देशों के साथ चीन ने समझौता कर करके संबंधों को अच्छा रखा और बंदरगाह आदि के माध्यम से अपनी उपस्थिति को वहां दर्ज कराने का प्रयास किया, भारत ने भी काउंटर करने का प्रयास किया। भारत म्यांमार के रूप में अगर हम देखते हैं तो म्यांमार की कहानी में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कालादान परियोजना,
या फिर भारत से लेकर के चलने वाली थाईलैंड तक सड़क परियोजना जिसको आगे विस्तारित किया जा रहा है, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक बीआरआई की तरह है, इसके डेवलपमेंट का काम भारत के द्वारा किया जा रहा है। और उसके अलावा हमने अपने समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए भी म्यांमार से समझौता किया। अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो सबसे पहले 2014 का समझौता हमारे लिए जानना जरूरी है, और इसके बारे में मैं बता चुका हूं पहले। भारत ने म्यांमार के साथ 2014 में समझौता किया, और इस समझौता ने म्यांमार के साथ भारत के संबंधों को, व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया, सुरक्षा संबंधों को बढ़ाया। मैंने आपको दिखाया था कि इसी समझौते के तहत हम जाकर के म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक करने में सफल रहे। याद होगा आपको 10 जून 2015 को। बट इसके अलावा अगर हम बात करें फरवरी 2016 में, अब हम उन समझौते की बात करेंगे जो हमारे समुद्री सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो फरवरी 2016 में म्यांमार के साथ अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में समन्वित गश्त लगाने के लिए हमने समझौता किया। अब एक तरफ म्यांमार में चाइना पोर्ट बना रहा है, म्यांमार में चाइना ने अपना नेवल बेस बना दिया है, तो हमारा युद्धपोत तो वहां होना चाहिए ना। कैसे जा सकते हैं? हमारे पास पैसा नहीं है कि हम वहां पर इतना ज्यादा इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करके वहां नेवल बेस बनाने के लिए म्यांमार को राजी करें। हमारे पास कुछ और उपाय है। सस्ता में क्या जुगाड़ है? जुगाड़ समझते होंगे आप लोग। हमने सस्ता में जुगाड़ बनाने का प्रयास किया, और हमने कहा कि बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है, उसमें जो हम लोग पेट्रोलिंग करेंगे वो मिलके करेंगे म्यांमार भाई। अब ये ऐसा समझौता था जिसमें कहीं कोई म्यांमार को दिक्कत होने वाली नहीं है। म्यांमार के साथ, उनकी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ज्वाइंटली पेट्रोलिंग करेगी, गश्त लगाएगी। हो गया हमारे सैनिकों का, हमारे नौसैनिक बेड़ों का, हमारे युद्धपोतों का वहां पर पहुंचने का एक बहाना। और आप कह सकते हो कि चीन को एक प्रकार से न्यूट्रलाइज करने का, न्यूट्रलाइज मतलब तटस्थ रखने का, क्या वो तटस्थ रहे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव न होने पाए, एक प्रयास। बांग्लादेश में आते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों की बात मैं बता चुका हूं, शेख हसीना के साथ हमारे संबंधों की बात मैं बता चुका हूं। फिर से शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री बनी है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत बांग्लादेश संबंध अच्छे होंगे। भारत और चीन का जो वहां बांग्लादेश में वर्चस्व बढ़ाने का जो प्रयास था वो उतना एग्रेसिव नहीं होगा, ये बड़ा क्लियर है। बट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के नाम पर चाइना ने बांग्लादेश के साथ कुछ किया, चिटगोंग पोर्ट को यूज करने का, चिटगोंग पोर्ट को डेवलप करने का। आपने पढ़ा होगा, देखा, मैंने बताया था आपको पिछली बार। पनडुब्बियों के लिए मेड़ बनाने का काम। म्यांमार में कोको द्वीप पर लिसनिंग स्टेशन स्थापित कर लिया, तो हमने पेट्रोलिंग का सिस्टम बना दिया, और पेट्रोलिंग का सिस्टम बनाया, और हमने कहा कि भाई बांग्लादेश पोर्ट डेवलपमेंट चाइना से करवाओ ना, करोड़ों रुपया उससे लो, बस पोर्ट को यूज करने दो हमें। संबंध हमारे अच्छे हैं। बांग्लादेश ने कहा ठीक है, यूज करेंगे। जून 2015 में बांग्लादेश के चिटगोंग और मोंगला पोर्ट के प्रयोग संबंधी समझौता। बांग्लादेश का एक कॉक्स बाजार है बच्चा, और इस कॉक्स बाजार के ठीक ऊपर में ये चिटगोंग पोर्ट है, आप देख सकते हो। ये म्यांमार है, ध्यान में आ रहा होगा। यंगून, यंगून बोले तो रंगून, यहां पर म्यांमार का जो नेवल बेस है चाइना का, यहां ये सीमा है भारत की, ध्यान में आ रहा है। ये बीच में यहां तक भारत है, यहां तक, और यहां से जो है ये बांग्लादेश की सीमा है, बांग्लादेश में घुसने का, म्यांमार बांग्लादेश। यहां सिटवे बंदरगाह है, याद होगा। यहां पर चिटगोंग है, चिटगोंग और मोंगला पोर्ट वहीं बगल में है। मोंगला पोर्ट दोनों को भारत यूज करेगा, ये हमने समझौता किया। अब वहां पर हमें यूज करने का राइट मिल गया। इसके बाद एक समझौता 2016 में हमने इंडोनेशिया के साथ किया। इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ समुद्र में समन्वित गश्त हेतु एक मानव प्रचालन प्रक्रिया पर समझौता किया गया। यहां भी वही हमने किया कि भैया हम आपका पोर्ट डेवलप नहीं करेंगे, बट आपकी नौसेना और हमारी नौसेना मिलकर के इस क्षेत्र का पेट्रोलिंग करेगी। अब दोनों सेना मिलती है, पेट्रोलिंग करती है। इस बहाने हमने अपना सैन्य उपस्थिति वहां दर्ज कराने का प्रयास किया। चाइना पूरा इन्वेस्टमेंट के द्वारा उपस्थिति दर्ज करा रहा, हमने पेट्रोलिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराया।
जून 2018 में ही भारत इंडोनेशिया सामरिक सहयोग समझौता किया गया। इसके तहत भारत संबाग बंदरगाह का सैन्य इस्तेमाल कर सकेगा। ये हमारे लिए और उपलब्धि रही। इंडोनेशिया का अगर मैप आपको दिखाई देता होगा तो इंडोनेशिया देखो यहां तक है, फैला हुआ है अलग अलग। और इसी इंडोनेशिया में आप देखोगे यहां पर आपका सिंगापुर है, ये दक्षिण चीन सागर इधर हो गया बच्चा। दक्षिण चीन सागर से कोई भी जहाज आता है यहीं पर घुसता है सिंगापुर से, और सिंगापुर से मलक्का स्टेट इसको कहते हो, और यहां से निकलता है और यहीं पर आपका अंडमान द्वीप निकोबार है। याद होगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहां पर, ये थाईलैंड है। डन। यहां पर एक सबांग पोर्ट है। आप समझ सकते हो कि मलक्का स्ट्रीट के माध्यम से कितना मजबूत है। हमारी सरकार ने सबसे पहले तो अंडमान निकोबार में अपना सैन्य उपस्थिति को लगातार बढ़ाना शुरू किया, और हमने देखा था कि कैसे संयुक्त एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का एक संयुक्त कमान हमने पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किया है। यहां पर हमने अपना सैन्य जमवाड़ा बहुत बढ़ा दिया है हाल के वर्षों में बच्चा, ड्यू टू चाइना। और फिर हम मलक्का स्टेट पर अपने कंट्रोल को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस बढ़ाने के प्रयास में सिंगापुर में भी हमने अपनी सैन्य उपस्थिति का जुगाड़ कर लिया। सिंगापुर के साथ भी हमने समझौता करके अपना सैन्य उपस्थिति का जुगाड़ कर लिया है, और हमने इंडोनेशिया के साथ समझौता किया। यहां पर हम अपने युद्ध पोत को खड़ा कर सकते हैं। इस बंदरगाह पर हम अपना सैन्य इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बंदरगाह पर हमारा युद्धपोत खड़ा रहेगा, हम अभ्यास करेंगे। मतलब एक तरह से हम यहां पर बड़ा नेवल बेस तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इसको हम सैन्य अभ्यास, सैन्य के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आप देखते जाओ कि जैसे जैसे चाइना यहां पर अपना वर्चस्व बना रहा है, हम लोग चुनौतियां में देखे थे भारत कैसे कैसे काउंटर कर रहा है। यह भारत का एक प्रयास। भारत का दूसरा प्रयास नवंबर 2017 में, क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने बताया था बच्चा कि 13 में जब से सीपेक को शुरू किया, 2013 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एग्रीमेंट होता है, 14 में शुरू होता है, वहीं से हमारे संबंधों में और कटुता बढ़ती चली गई। हालांकि शी जिनपिंग सितंबर 2014 में भारत आते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री से सितंबर में मिलते हैं, और मैंने आपको बताया था वहीं से उड़ते हैं श्रीलंका जाते हैं, और श्रीलंका को BRI में शामिल करते हैं। फिर श्रीलंका से उड़ते हैं मालदीव जाते हैं, और मालदीव के साथ भी ढेर सारा समझौता करते हैं, क्योंकि 2013 से लेकर के 2018 तक मालदीव में जो सरकार थी वो मुस्लिम कट्टरपंथियों की समर्थित सरकार थी, जो चीन को समर्थन कर रही थी। अठारह में मोहम्मद सोलेह आते हैं, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की सरकार 18 में आती है। 13 से 18 में अब्दुल्ला यामीन की सरकार थी, और अब्दुल्ला यामीन चाइना समर्थक थे, भारत विरोधी थे। 18 से 23 में सालेह की सरकार आती है, जो भारत समर्थक, चीन पाकिस्तान विरोधी है। और फिर 23 में मईजू की सरकार आती है, अब्दुल्ला यामीन की ही सरकार, क्योंकि 22 में अब्दुल्ला यामीन को जेल भेज दिया गया। 18 से 22 तक वहां मोहम्मद सालेह की सरकार रही, तो अब्दुल्ला यामीन को ढेर सारे घोटालों में पाया गया। जो 5 साल तक वहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, उनको जेल भेज दिया गया, तो उनकी जगह पर मईजू आकर के प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। तो 14 का वही पीरियड था। श्रीलंका में 14 में गया शी जिनपिंग, और वहां से उड़ करके मालदीव में गए, समझौता करके दोनों जगह पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का उन्होंने प्रयास किया। तो उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री एक्टिव हुए, हमारी सरकार एक्टिव हुई। 2016, 2017 लगातार, 2017 में सिंगापुर के साथ हमने रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया, और यहां पर भी हमने इस तरह के समझौते कर लिए। इस सिंगापुर में भी, यहां पर भी हमारी सैन्य उपस्थिति संभव हो सकती है, यहां पर हमारे युद्धपोत खड़े हो सकते हैं। अब हम आते हैं सिंगापुर से श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में मैं कहानी बता चुका हूं आपको। श्रीलंका लगातार 2014 से ही चीन के ग्रिप में फंसता चला गया। चाइना ने श्रीलंका को ढेर सारे सपने दिखाए, विकास होगा, इन्वेस्टमेंट किया, और श्रीलंका को कर्ज के बोझ तले दबा दिया। और इस बीच में श्रीलंका की में चीन की उपस्थिति बढ़ती चली गई। लेकिन जब श्रीलंका की हालत लगातार खराब होने लगी, तब श्रीलंका को समझ में आया कि हम ग्रिप में फंस चुके हैं। श्रीलंका ने तो यहां तक कहा कि मैं क्या करूं, भारत मुझे इतना पैसा दे दो कि मैं चीन का कर्ज चुका दूं।
फिर मैं चीन से कभी दोबारा बात भी नहीं करूंगा। सोचो, ये स्थिति आ गई थी। 2022 में श्रीलंका में आर्थिक संकट आता है और 2022 में श्रीलंका के आर्थिक संकट में भारत खड़ा होता है संकट मोचक के रूप में, और हमारी मोदी जी की सरकार $4 अरब का कर्ज सहायता देती है, इनको संभाल देती है। स्वाभाविक सी बात है कि श्रीलंका को हमने अपने पक्ष में करने का प्रयास किया कि श्रीलंका बहुत ज्यादा तुम चाइना के पक्ष में मत जाओ, अपना डेवलपमेंट देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ज्यादा चाइना चाइना मत चिल्लाओ। इस तरीके से श्रीलंका में चाइना को हमने न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया। ये रणनीतिक प्रयास है हमारा, कूटनीतिक प्रयास है हमारा। 21 जुलाई 2023 को, ध्यान दो, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत आते हैं और कहते हैं कि आर्थिक संकट के समय में भारत की सरकार ने जो हमारी सरकार की मदद की है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वो धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो सदैव आपके साथ खड़े थे, आप भटक रहे थे। और साथ साथ प्रधानमंत्री जी एक और उसमें एक लाइन जोड़ देते हैं, हम आशा करते हैं कि आप श्रीलंका में रह रहे तमिल समुदाय के हितों की रक्षा करेंगे और उनके लिए जो 13वां संशोधन का एक प्रोविजन है, इसकी यहां जरूरत नहीं है। श्रीलंका में 13वां संशोधन को लागू करने की बातें चल रही है, उस 13वें संशोधन से तमिल लोगों को स्वायत्तता मिलेगी, उनको अधिकार मिलेगा। मोदी जी ने कहा कि उम्मीद है कि आप वहां तमिल के लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। कहा जाता है कि मोदी जी ने ऐसा इसलिए कह दिया कि तमिल वोट उनसे नाराज ना हो। भारत में भी तमिल है, जो भी हो, हमें उसका राजनीतिक विश्लेषण नहीं करना है, हमें बस ये देखना है कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या रही। 2 नवंबर 2023 को भारत ने श्रीलंका को फिर से $1.5 करोड़ का ऐतिहासिक अनुदान देने का ऐलान किया और हमारे निर्मला सीतारमण और वहां के राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया। इस तरीके से चाइना को श्रीलंका में हम न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको कूटनीतिक प्रयास, और इस कूटनीतिक प्रयास का देखो रिजल्ट क्या बढ़िया आया। रिजल्ट बढ़िया आया कि भारत ने कहा कि चाइना के जो जहाज है श्रीलंका आपके बंदरगाह पर उतरते, जो समझौता है उसी के तहत आने दीजिए, ज्यादा मत आने दीजिए। भारत ने आपत्ति जताई और श्रीलंका ने भारत की आपत्ति को कंसीडर किया। भारत के साथ अमेरिका ने भी आपत्ति जताई, क्योंकि भारत अमेरिका को भी लेकर आ गया कि हे अमेरिका, चलो श्रीलंका में कुछ इन्वेस्ट करो, हम तो नहीं चाइना की इतना इन्वेस्ट कर सकते। अब ध्यान दो, चाइना जितना इन्वेस्ट हम नहीं कर सकते हैं, आप करो, श्रीलंका को विकास में आगे बढ़ाया जाए। पड़ोसी खुश रहेगा तो हमारे साथ संबंध अच्छा रहेगा। आप देखते जाओ कि कैसे चीन को हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं इन देशों में। भारत और अमेरिका ने आपत्ति जताई, जनवरी 2024 की बात है बच्चा, 2 महीना पहले की बात है। और श्रीलंका द्वारा चीनी जहाजों को अपने हिंद महासागर के बंदरगाहों पर ठहरने से 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। श्रीलंका की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके कर दिया कि चीन का कोई भी जहाज श्रीलंका के पोर्ट पर 1 साल तक रुकेगा नहीं, आए और जाए, रुके नहीं ठहरेगा। वही वो जहाज था जो वहां से जब भगा दिया गया तो मालदीव में जाकर के उसने शरण दी। मैंने पीछे चुनौतियां में दिखाया था। श्रीलंका को हमने न्यूट्रलाइज कर लिया। अब हम चलते हैं मालदीव। हालांकि मालदीव को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास तो 14 से ही कर रहे थे। आगे आगे चले तुम, पीछे पीछे प्रीत मितवा, कोई गाना है ना, आपने सुना होगा। जनवरी 2014 का लास्ट था बच्चा। सितंबर 2014 में शी जिनपिंग भारत से उड़ते हैं, श्रीलंका पहुंचते हैं, श्रीलंका से उड़ते हैं, मालदीव पहुंचते हैं और तत्काल पीछे पीछे हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जाते हैं। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीलंका जाते हैं और 14 के लास्ट में मालदीव जाते हैं। और भारत मालदीव समुद्री क्षेत्र सुरक्षा सहयोग और संयुक्त अभ्यास समझौता होता है। हालांकि उस समय 14 में विरोधी सरकार ही थी, लेकिन वो उतनी विरोधी नहीं थी, इसलिए एक सिंपल समझौता था। उस समझौता पर हस्ताक्षर होता है। हालांकि ज्यादातर समझौता 18 के बाद हम करते हैं, बट यहां पर जो हम समझौता किए हैं वो बस यही किए हैं कि समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा में भारत सहयोग करेगा
और भारत और मालदीव ज्वाइंट नौसैनिक अभ्यास करेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, मालदीव तैयार हो गया, क्योंकि मालदीव को लग रहा था कि भारत के साथ दुश्मनी करने की क्या जरूरत है। भारत के लाखों की संख्या में टूरिस्ट मालदीव में आते हैं, जिससे मालदीव का डेवलपमेंट होता है। बट हमने मजबूत समझौता 2021 में करी मालदीव के साथ। सिपबरू अथुरू थलाफुलू में मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड को भारत द्वारा विकसित करने हेतु समझौता किया गया, और इसी के लिए भारत के सैनिक जाकर के मालदीव में रहे। ध्यान से सुनो, इसी समझौता के तहत भारत के सैनिक जाकर के मालदीव में रह गए, और वहां पर उन्होंने उनके कोस्ट गार्ड को डेवलप करने का काम शुरू किया। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड, मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड को विकसित करने के लिए भारत के सदस्य, सेना के जवान, सेना के ट्रूप्स, नेवल नौसेना के वहां जाकर के रहे। मैंने पीछे बताया था कि उन्हीं को हटाने के लिए एक नया बहाना निकाला अब्दुल्ला यामीन ने, मोइज्जू ने। इंडिया आउट अभियान 2022 में शुरू किया। 21 से वहां हमारी सेना गई, 2022 में इंडिया आउट अभियान की। इंडिया की सेना यहां क्या कर रही है, भगाओ। 2021 में हमने समझौता करके मालदीव तक अपनी पहुंच को और सुनिश्चित किया और मजबूत किया। 23 में वहां मोइज्जू की सरकार आती है, 23 में मोइज्जू चुनाव जीतते हैं। भारत समर्थित जो वहां पर सरकार थी, सालेह की सरकार, इब्राहिम मोहम्मद सालेह की सरकार, चुनाव हार जाती है। अब्दुल्ला यामीन समर्थित सरकार, राष्ट्रपति मोइज्जू बनते हैं, और आते ही वो भारत के खिलाफ शुरू हो जाते हैं। उनके मंत्री भारत के खिलाफ ढेर सारी बयानबाजी करते हैं, और उसी बयानबाजी के रिएक्शन में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं, और वहीं से पूरे न्यूज चैनल पे लक्षद्वीप की तारीफ, लक्षद्वीप को टूरिज्म सेंटर के रूप में डेवलप करने की बात, और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार के ढेर सारे मंत्री, पार्टी के सदस्य मालदीव के मंत्रियों द्वारा भारत विरोधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एक माहौल बनता है। नरेंद्र मोदी जी इसका एक प्रकार से परोक्ष समर्थन करते हैं, और हजारों लोग जो जनवरी, लास्ट फरवरी मार्च में मालदीव जाने वाले थे, वो अपना टिकट कैंसिल करवाते। और इन पर्यटकों को द्वारा टिकट कैंसिल करने और मालदीव के बहिष्कार का परिणाम होता है मालदीव घबरा जाता है। मालदीव की तरफ से मंत्रियों को माफीनामा करना पड़ता है। सरकार वहां पर शुरू में तो सरकार इतलाती है, इतराती है, लेकिन जो वहां विपक्ष में बैठे हुए थे, सालेह एंड टीम, जो 18 से 23 तक वहां सरकार में थे, वो वहां के मंत्रियों के भारत विरोधी बयान की निंदा करते हैं। वो कहते हैं भारत मालदीव का संबंध ऐतिहासिक रूप से रहा है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये सेम गलत है, भारत के पर्यटकों का स्वागत है, डैश डैश डैश। ये भी एक मालदीव को प्रेशराइज करने का हमारा प्रयास। मालदीव प्रेशराइज होगा तो बहुत ज्यादा चीन के गोद में जाने से बचेगा, क्योंकि ज्यादा गोद में जाएगा तो उसे डर होगा कि इंडिया का टूरिज्म पूरी तरह से मालदीव से दूर हो सकता है। 5 जनवरी मैंने हम दिखाया कि कैसे पर्यटकों का बहिष्कार हुआ। समझ में आ रहा बच्चा? ये हमारा प्रयास मालदीव में, हालांकि मालदीव में भी सत्ता में है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमने वहां पर चीन को न्यूट्रलाइज करने का ही प्रयास किया। ठीक है, 100% नहीं होगा, लेकिन हम बैठे नहीं हैं। ये है हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसमें भौतिक प्रबंधन तो हम कर ही रहे हैं, अन्य तरह के जो प्रबंधन है वो भी कर रहे हैं। मई 2016, अब हम चलते हैं पाकिस्तान, ग्वादर। ग्वादर का काउंटर करने के लिए हमने 2016 में, 15 नहीं 14 में ग्वादर था, 16 में मैंने 15 पीछे बोल दिया था। मई 2016 में
चाबाहार पोर्ट समझौता हम करते हैं। इस समझौते में तय होता है कि भारत चाबाहार पोर्ट को डेवलप करेगी, उसमें ईरान भी डेवलप करेगी। चाबाहार ईरान में एक जगह है, ग्वादर से जस्ट बगल में है। ईरान में एक पोर्ट है, बंदरगाह है। भारत चाबाहार बंदरगाह को डेवलप करेगी, भारत इसमें इन्वेस्ट भी करेगी, ईरान भी उसमें सहभागी होगा। 100% नहीं डेवलप करेगी। फिर जरांज तक एक जगह तक सड़क भी, मार्ग भी भारत के द्वारा बनाया जाएगा। ईरान के रास्ते में जो ईरान का इलाका है, चाबाहार से ईरान का जो एरिया है, वहां तक सड़क ईरान बनाएगा, ईरान का इलाका है। बट वहां से जरांज तक का, उस समय अफगानिस्तान की हालत खराब थी और अमेरिका के प्रयासों से अमेरिका ने कहा था कि हे भारत, आप अफगानिस्तान में आओ, अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करो, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित सरकार थी, तालिबानी विरोध में थे, तालिबान का शासन नहीं आया था, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इंडिया ने किया था। इसलिए ईरान के पॉइंट से जरांज तक अफगानिस्तान में इंडिया सड़क बनाएगा और फिर धीरे धीरे उसी को कॉरिडोर के रूप में, ग्रीन कॉरिडोर के रूप में डेवलप करने का प्लान बना था। तो चाबाहार पोर्ट समझौता, ये बात अलग है कि हाल में चीन, ईरान, रूस मिलकर यहां पर बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ग्वादर का एक काउंटर कहा गया। रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि भारत का ये चाबाहार पोर्ट समझौता ग्वादर का एक काउंटर है, एक अच्छा प्रयास है। ये फिर हमने ऐसा नहीं कि ईरान को छोड़ दिया, अभी भी ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। और जो चाबाहार समझौता हुआ था, बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुनो, उसमें एक था कि हर 1 साल पे भारत को इस समझौते को रिन्यूअल कराना पड़ेगा, क्योंकि चाबाहार पर जो भारत का अधिकार है, भारत ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, भारत पर जो अधिकार है वो अधिकार प्रतिवर्ष रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ये भारत के लिए एक गले की हड्डी थी। 15 जनवरी 2024 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान की यात्रा पर जाते हैं और चाबाहार के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर करते हैं। ये समझौता क्या है बच्चा? तो अब भारत को चाबाहार पोर्ट के इस्तेमाल का अधिकार 10 साल के लिए मिल गया। 10 सालों तक में भारत को कोई रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी उपलब्धि है और कहा जाए तो एक तरह से ईरान के साथ संबंधों को फिर से हम ठीक करने का प्रयास है। और ईरान के साथ हम अपने संबंधों को ठीक करेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं हम चीन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये हो गया ईरान। ईरान के बाद हम शांत नहीं रहे बच्चा, हम पूरे एरिया में हम भी प्रयास कर रहे हैं। फरवरी 2018 फिर हम आ जाते हैं अब ईरान के अलावा बगल में ओमान। भारत ने ओमान के साथ अपना एक समझौता किया और पोर्ट ऑफ दुकम जो है ओमान का एक पोर्ट है। फरवरी में हमने ओमान के साथ एक सामरिक सहयोग समझौता किया और इसके तहत भारत जो है ओमान के दुकम पोर्ट को अपने सैन्य गतिविधियों और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए यूज करेगा। हमारा युद्धपोत वहां खड़ा रहेगा, हम लॉजिस्टिक सपोर्ट भी वहां ओमान से सहयोग प्राप्त करेंगे, तेल, ईंधन, सब कुछ। हमारे वहां सैनिक भी खड़ा रहेंगे, आराम करेंगे। हमने वहां अपना नेवल बेस नहीं बनाया बच्चा, लेकिन यह समझौता एक प्रकार का नेवल बेस के ही समकक्ष है कि हमारा युद्धपोत वहां रहेगा। इस तरीके से जो जिबूती में चाइना ने किया, हमने उसका काउंटर किया ओमान में। और वही नहीं, ओमान के बाद हम चले गए 15-16 दिसंबर 2023 को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का 3 दिवसीय भारत दौरा होता है और भारतीय कमर्शियल कार्गो और युद्धपोतों को, हमारे लिए कमर्शियल कार्गो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी में युद्धपोत इंपॉर्टेंट है। युद्धपोतों को डॉक करने के लिए भारत को दुकम बंदरगाह पर एक विशेष क्षेत्र आवंटित करेगा। हमारे युद्धपोतों के लिए वहां पर एक विशेष क्षेत्र ओमान देगा। समझ में आ रहा बच्चा? ओमान पर हमने ओमान के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखते हुए वहां पर हम जिबूती में खास करके अदन की खाड़ी में चीन को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। ओमान में हम अपना मैनेज करिए। ओमान मैनेजमेंट के बाद हम पहुंच गए सेशेल्स। अब वहां चले जाओ, ध्यान में होगा सेशेल्स, बगल में मेडागास्कर और फिर उसके नीचे मॉरिशस।
मॉरिशस में तो भारत मूल के ही लोग ढेर सारे हैं। सेशेल्स, 15 में भारत और सेशेल्स के अजिम्सन द्वीप पर नेवल बेस बनाने का एक समझौता। हम वहां बैठे नहीं है बच्चा, हम प्रयास करते रहे हैं। 2015 में सेशेल्स में हमने एक समझौता किया कि वहां के जो अजिम्सन द्वीप है, आइलैंड है, वहां पर भारत एक नेवल बेस बनाएगी। ये बात अलग है कि वहां के विरोधियों ने इसका विरोध किया, विपक्ष दल ने, जो सत्ता में था सरकार, उसके साथ भारत ने समझौता किया, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उसने इनका विरोध किया कि हम अपने देश की धरती पर दूसरे देश की सेना को क्यों आने दे रहे। विपक्षियों के विरोध के कारण यह समझौता रद्द हो गया। अभी तक हम वहां पर अपना नेवल बेस नहीं बना पाए, लेकिन भारत लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन कुछ मामलों में हम वहां पर हैं। ऐसा नहीं है कि वहां से हम उखाड़ दिए गए, हुआ कि नहीं नेवल बेस नहीं बनेगा, बाकी चीजों के लिए हम वहां पर जुड़े रहेंगे। एक प्रयास हमारा रहा, मार्च 2015 में मॉरिशस के स्वामित्व वाला अगालेगा द्वीप पर भारत ने अपना नौसैनिक अड्डा विकसित करने का समझौता किया। ये एक हमारा सफल प्रयास है। अगालेगा द्वीप पर हम अपना नेवल बेस बनाने के लिए समझौता किया मार्च 2015 में मॉरिशस में। मॉरिशस के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। मॉरिशस का राष्ट्रभाषा भोजपुरी है, आपको पता ही होना चाहिए। मैक्सिमम वहां आबादी भोजपुरी भाषी लोगों की है। वहां पर हम एक नेवल बेस विकसित कर रहे हैं। आप देखते जाओ, हिंद महासागर में हमारी भी तैयारी बहुत कमजोर रही। 29 फरवरी 2024 को भारत ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप समूह में भारत की सहायता से निर्मित एक हवाई पट्टी और एक जेटी का उद्घाटन किया। 24 की घटना है, 29 फरवरी 2024 को हमने एक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने यहीं से ऑनलाइन माध्यम से किया। इस तरह से हमने सेशेल्स में और मॉरिशस में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है बच्चा। ओमान में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है बच्चा। 11 मार्च 2024 यानी कुछ दिन पहले भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस की पहली राजकीय यात्रा पर गई और मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में प्रयास हुआ। यह यात्रा वर्तमान में भारत मालदीव संबंध के संदर्भ में सागर पहल के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो हमने सागर की चर्चा की थी। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, SAGAR, याद है। माना जा रहा है कि जो समझौता हुआ है द्विपक्षीय, ये सागर की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इस तरीके से भारत हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को दर्ज करने का प्रयास कर रहा है। अब रही बात मेडागास्कर की, सेशेल्स में आ गए, मॉरिशस में आ गए, मेडागास्कर को भी हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 6 दिसंबर 2023 भारतीय नौसेना का जहाज सुमेधा 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक भारतीय नौसेना की लंबी दूरी की मिशन पर आधारित तैनाती के एक भाग के रूप में मेडागास्कर में पहुंचा। मेडागास्कर के साथ भी हम लगातार संबंधों को ठीक करके अपने युद्धपोत को वहां पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा नौसैनिक बेड़ा वहां भी दिखाई दे, वहां भी खड़ा हो, वहां भी रहे। ये था बच्चा हिंद महासागर में भारत की रणनीति प्रयास। प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से चीन को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास। चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं किया, बट जो जिस तरीके से चीन जम रहा है वो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स है। इसलिए हमने भी चीन के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं किया, लेकिन हम भी परोक्ष रूप से अपने को मजबूती से स्थापित करने में लगे हुए हैं हिंद महासागर में। ये हमारा सुरक्षा प्रबंधन है। अगर वो हमारी आंतरिक सुरक्षा चुनौती है, समुद्री सुरक्षा चुनौती है, तो ये हमारा समुद्री सुरक्षा प्रबंधन है बच्चा। और यही नहीं, चीन पर परोक्ष दबाव बनाने के लिए हम यही नहीं खड़े हैं। कहा जाता है कि दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है, उससे दोस्ती कर लो। सारे दुश्मन के दोस्तों को बुला लो ना, पार्टी कर लो, दुश्मन तो ऐसे ही आधा मर जाए। हम लगातार दक्षिण चीन सागर में जाकर के फिलीपींस और वियतनाम, जिनके साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है इस समय, उनके साथ हम अपने संबंधों को ठीक कर रहे हैं।
हमारी भारत की कंपनियों ने वहां पर जाकर के कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि वियतनाम और फिलीपींस के जो 200 समुद्री मील के जगह है वहां की खनिज संपदा का दोहन हम करेंगे, ये हमारा ठेका है। उसमें से उनको हम क्या देंगे, हम क्या लेंगे, बट हमारी कंपनियां, भारत वहां पर जाकर के दोहन करेगी। तुम विवादित क्षेत्र में आओगे, ये विशुद्ध रूप से विवादित क्षेत्र है हमारा, पाकिस्तान आधारित जो कश्मीर, जिसको हमारा जो कश्मीर है, उसमें आकर के तुम सड़क बनाओगे तो हम तुम्हारे यहां जाकर के दोहन करेंगे ही करेंगे। तुम पाकिस्तान के साथ समझौता करोगे, हम वियतनाम के साथ समझौता करेंगे, हम फिलीपींस के साथ समझौता करेंगे। और यही नहीं, वियतनाम के साथ समझौता करके हम अपना युद्धपोत भी वहां पहुंचाएंगे। 2015 में हमने यही किया, भारत वियतनाम रक्षा सहयोग समझौता किया और भारतीय नेवी हेतु, भारतीय नौसेना हेतु वियतनाम पोर्ट के प्रयोग पर सहमति कर ली कि अब वियतनाम पोर्ट पर भारत का नौसैनिक बेड़ा खड़ा हो सकता है, रुक सकता है, युद्धपोत, हम उसको यूज करेंगे। ऐसा कह करके हमने कहीं ना कहीं दक्षिण चीन सागर में भी उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया। यह है बच्चा भारत का समुद्री सुरक्षा प्रबंधन, तटीय सीमा सुरक्षा प्रबंधन। 2:31 हो चुके, आपका समय नजदीक आ रहा है क्लास बंद करने का, और ये हमारा सुरक्षा प्रबंधन का पाठ हो चुका। डन। इसके बाद हमने आपको कुछ टॉपिक दे दिया है जिसके बारे में हमने आपको बताया है। अलग से पढ़ाने की भले जरूरत नहीं है, लेकिन कंटेंट मैंने आपको दे दिया है, जो अभी क्लास से निकलते ही पीडीएफ भिजवाऊंगा। पहला कंटेंट है हमारा, अलग अलग टॉपिक, सेपरेट टॉपिक हमने बना दिया है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लिमुआ। व्हाट इज लिमुआ, मैंने आपको बता दिया है। 31 अगस्त 2016 को अमेरिका के साथ हमने इस लिमुआ संधि पर हस्ताक्षर किया है। इस लिमुआ संधि का हमारे लिए सामरिक महत्व क्या क्या है, संधि के साथ हमको क्या फायदा हो रहा है, और खास करके हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए सुरक्षा फायदा क्या हो, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में संधि का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने दे दिया है आपको 1 2 3 4 5। इसके बाद कॉमकसा, कॉमकसा कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कॉमकसा जिसको 2018 में हमने अमेरिका के साथ समझौता किया, एग्रीमेंट साइन किया। ये क्या है, राइट, और इससे भारत को क्या फायदा, ये भी हमने कुछ पॉइंट में निकाल करके दे दिया, और इसका भारत के लिए क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है। कॉमकसा का सामरिक महत्व, एक देख रहे हो, लड़ाकू विमानों और हार्डवेयर की अदला बदली हम कर सकते हैं, लड़ाकू विमानों की अदला बदली कर सकते हैं। भारत के लड़ाकू विमानों, अमेरिका के लड़ाकू विमानों को हम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप समझ सकते हो क्या इंपॉर्टेंस है। रक्षा संचार उपकरणों का हम उपयोग कर सकते हैं एक दूसरे का, बड़ा क्लियर है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आने वाली कानूनी रुकावटें अब समाप्त हो गई, जो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण रुकावटें थी वो खत्म हो गई इस संधि के कारण। अमेरिका के रक्षा प्लेटफॉर्म का भारत उपयोग कर सकता है, ये इसका फायदा है, सामरिक महत्व है। ठीक है। बेका, बेका पर हस्ताक्षर 2020 में भारत अमेरिका के द्वारा साइन किया गया, और बेका पर हस्ताक्षर करते ही भारत अमेरिका का एक निकटतम साझेदार बन गया। अक्टूबर 2020 में हमने हस्ताक्षर किया। इस समझौते का सामरिक महत्व क्या है मैंने इसमें दे दिया है। उच्च तकनीक अमेरिका का हमें मिल जाएगा, इस समझौता के कारण अमेरिका का कोई भी हाई टेक्नोलॉजी हमको मिल जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। सैटेलाइट द्वारा जो भी अमेरिका के पास जानकारियां आएगी वो हमें साझा करेगा, और इस मामले में अमेरिका काफी समृद्ध है, उसकी जो भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको साझा करता रहेगा। बहुत सारे पेंटागन से हमें इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं। अमेरिका के संवेदनशील संचार डाटा तक भारत की पहुंच संभव होगी। भारतीय मिसाइलों की क्षमता सटीक और बेहद कारगर होगी। इस तकनीक से यह समझौता दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच विस्तारित भूस्थानिक जानकारी साझा करने की अनुमति देगा। बेका का, लेमोआ का और कमकसा का क्या सामरिक लाभ है, उन सब को पीछे वाले को मैंने बच्चा पॉइंट में डाल दिया है, 2 3 4। और इसका जो दूसरा लाभ है कि इससे अमेरिका को, पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना संभव होगा, चीन को न्यूट्रलाइज करना संभव होगा। भारत अगर अमेरिका के साथ एकदम प्रगाढ़ हो गया तो बड़ा क्लियर है कि जल्दी चीन कुछ भी करने के पहले सोचेगा कि भारत के साथ अमेरिका आ सकता है।
मैंने लिखा है कि दक्षिण चीन सागर में और हिंद महासागर में चीन के साथ शक्ति संतुलन की स्थापना संभव, जम्मू कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी सहयोग और पाक पर दबाव संभव। तो हमने इसको इस तरह से तैयार कर लिया है कि जो एग्जामिनेशन में जिस डायमेंशन को फोकस करके प्रश्न पूछा जाता है वो डायमेंशन आपके सामने क्लियर होगा बच्चा, आप आराम से कर सकते हैं। और इसी क्रम में मैंने प्रोजेक्ट मौसम पर भी एक सेपरेट टॉपिक बना दिया है और प्रोजेक्ट मौसम के बारे में मैंने सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। इसको पढ़ लोगे तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में मैंने इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और प्रबंधन का समीक्षा और सुझाव कर दिया। पहला, स्थलीय सीमा। अभी तक तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा सीमा का आकार, चुनौतियां, प्रबंधन, बट इसकी समीक्षा नहीं की। हमने समीक्षा करी है, अलग अलग कुछ टॉपिक की समीक्षा हमने करी है, लेकिन ओवरऑल समीक्षा नहीं करी है। हमने यहां पर एक ओवरऑल समीक्षा कर दी है बच्चा, और इस समीक्षा में हमने फिर सुझाव भी दे दिया कि और क्या किया जाना चाहिए। और सुझाव देते समय हमने सुझाव में भूसीमा प्रबंधन के लिए अलग सुझाव दिया है, यानी हमने सीमावर्ती क्षेत्रों को दो भागों में बांटा है, एक भूसीमा और एक समुद्री सीमा। भूसीमा के लिए ओवरऑल पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, सबके लिए, बांग्लादेश, सबके लिए कॉमन सुझाव दे दिया। अलग अलग तो हम वहां पर बताते ही रहे। अगर कंप्लीट इंटीग्रेट करके सवाल पूछा जाए तो हमारे पास सुझाव होना चाहिए। हमने अलग अलग सुझाव वहां पर बताया, एक इंटीग्रेटेड सुझाव हमने दे दिया, भूसीमा प्रबंधन संबंधित सुझाव। अच्छा बाड़ बनाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, टेस्ट 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 टेस्ट, राष्ट्रवाद की भावना विकसित की जाए, सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास किया जाए। और फिर तटीय सीमा प्रबंधन हेतु अलग से सुझाव हमने दे दिए। तटीय सीमा सुरक्षा प्रबंधन के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, बड़ा क्लियर है। आप सीधे कहोगे कि सर इंडियन कोस्टल गार्ड को की संख्या बढ़ाई जाए, 10 साढ़े 10,000 में 12 समुद्री मिल से लेकर 200 समुद्री मिल तक के बीच के पूरे एरिया की पेट्रोलिंग करना 10,000 संख्या से संभव नहीं है। यहां कम से कम 1 लाख हो, नौसैनिकों की संख्या बढ़ाई जाए, कहोगे ना, स्टेशन की संख्या बढ़ाई जाए, और बहुत सारी चीजें जो मैंने सुझाव में डाल दी। यही कारण है कि भाई कहोगे रक्षा बजट बढ़ाया जाए, इन सब चीजों को बढ़ाया जाए, ये सारे के सारे सुझाव में हमने डाल दिया है। और फिर बारी आती है बच्चा संभावित प्रश्न की। कुछ संभावित प्रश्न भी मैंने दे दिया है, एक जगह मौका आएगा तो मैं कुछ प्रश्नों पे डिस्कशन खोल के कर दूंगा। हमारे लिए अभी है टारगेटेड, मैं सिलेबस को पूरा करूं, ये भी दबाव है हमारा। और संस्था अगर ये दबाव दे रहा है तो गलत दबाव नहीं दे रहा है, तो मैं कोशिश करता हूं कि संतुलन बनाए रखूं, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां और प्रबंधन का आपका टॉपिक बेहतर तरीके से तैयार हुआ होगा। अब आपकी बारी है कि आप अपने पास जो कंटेंट मैंने दिया है आप उसको पढ़ो। मैंने बच्चा इस पूरे 15-20 क्लास जो भी हमने लिया है इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है कि हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लगातार अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, आपको भी पड़ेगी। तो मैं कर रहा हूं तो आपको भी करना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में मेरी ईमानदारी प्रयास ईमानदार पूर्वक यही है, मेरी ईमानदारी यही है कि मैं पढ़ के अपडेट करते हुए आपको प्रॉपरली पढ़ाऊं। एक छात्र के रूप में आपका ईमानदारीपूर्ण प्रयास यही होगा कि आप भी मेहनत करो ईमानदारी से, प्रयास करो ईमानदारी से, परीक्षा दो ईमानदारी से, तो निश्चित तौर पे यूपीएससी भी रिजल्ट के बारे में ईमानदार रहेगी। तो आज के लिए क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, बट एक टॉपिक इतना विस्तारित तरीके से कंप्लीट हुआ है बच्चा कि लगभग सारे डायमेंशन इसमें मैंने कवर कर लिया है। तो आगे जब भी हम चर्चा करेंगे तो हमारे जो टॉपिक है छोटे छोटे हैं, मैंने हर टॉपिक 2 दिन में खत्म होगा, 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन, तो 5-6-7 टॉपिक अगर है 2 दिन 3 दिन में अगर खत्म होता है तो मुश्किल से 12-15 दिन, 50 घंटे का मैंने समय दिया है, और मुश्किल से 25 घंटे का क्लास अभी तक मैं लिया होऊंगा, 20-25 घंटे का क्लास। ओके, सो थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।